माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इग्नू असाइनमेंट MSD 15 के बारे में। इग्नू असाइनमेंट जो है MSD 15, इसमें हिंदी उपन्यास का जो भाग 2 है उसके बारे में है। सत्र कार्य जो है ये सेशन 2021-22 है और इसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके जितना भी प्रश्नों को है किस तरह से लिखा जाना चाहिए ताकि अधिक मार्क्स भी मिलता है, और एक जो स्टैंड अप फॉर्म होता है लिखने का तो वो भी देखेंगे। और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कुछ यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यानी कि संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना किस तरह से व्याख्या करना होता है तो वो चीज़ देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है तो हम लोग एक ही करके देखते हैं। उसके पहले आप एक बार प्रश्न देख लीजिए और पढ़िए, उसके बाद हम लोग जो है एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और उसको किस तरह से लिखा जाना चाहिए उसको भी देखेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि आपका जो 1 नंबर है उसमें गद्यांश दिया हुआ है और उसमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसमें आपका कुल प्रश्न है 4 प्रश्न है कुल। और जो फिर दूसरा नंबर में है प्रश्न औपन्यासिक महाकाव्य के रूप में झूठा सच का मूल्यांकन करने के लिए बोला है, जो एक उपन्यास है झूठा सच। और इसमें जो औपन्यासिक महाकाव्य ये है या नहीं है उस रूप में इसका मूल्यांकन करना है, कितना मतलब ये सच्चाई है कि ये एक महाकाव्य रूप में है, तो वो चीज़ के बारे में देखेंगे। और जिंदगी नामा की अंतर वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए बोला है कि जिंदगी नामा में क्या क्या जो यहाँ पे अंतर वस्तु है, किस पर कहानी लिखी गई है, तो उसके बारे में प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। सूरज का 7वां घोड़ा के मूल कथ्य पर विचार कीजिए, यानी कि जो यहाँ पे सूरज का 7वां घोड़ा है उस जो है उस पर मतलब उसका किस पर आधारित है, मूल रूप से उसका क्या जो ये इस सूरज का 7वां घोड़ा क्या कहना चाहता है उसके बारे में देखेंगे। और 5वां प्रश्न में है राग दरबारी की विशिष्ट पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, यानी कि जो राग दरबारी में जितने भी प्रमुख पात्र हैं उनके किस तरह से उसने राग दरबारी में अपना अभिनय किया है उस सब का गुणों के बारे में देखेंगे, चरित्र का विश्लेषण करेंगे यानी कि प्रकाश डालेंगे। अब छठा प्रश्न है उसमें आपका 4 प्रश्न दिया हुआ है। 1 नंबर में दिया है छठा का अकट झूठा सच की भाषा क्या करना है, छठा वाला में टिप्पणी करना है, यानी कि टिप्पणी करने का मतलब है एक कमेंट करना है आपको कि जो झूठा सच की भाषा आप जब पढ़े झूठा सच तो आपको कैसा लगा, उसमें किस चीज़ का आपको कुछ विशेष गुण दिखाई दिया, या किस चीज़ को ऐसा लगा खटका मन जिससे कि झूठा सच में और सुधारा जा सकता था। इस तरह से आप अपना एक कमेंट कर सकते हो। जैसे कि किसी के मतलब जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अगर मैं पूछूं कि आपको ये वीडियो देखकर किस तरह से लगा तो आप एक कमेंट कीजिए। तो आप जैसे अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो अच्छा से कमेंट नहीं कीजिएगा। तो बस उस तरह से आप अगर सच में आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट करके बताइएगा हमको। और जो दूसरा प्रश्न है जिंदगी नामा, जिंदगी नामा की अंतर वस्तु, जैसे एक जिंदगी नामा की अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए, सेम यहाँ वही पूछा है लेकिन इसमें टिप्पणी करना है, इसमें आप अपनी राय भी थोड़ा सा जोड़ना होता है। जो तीसरा प्रश्न है इसमें मन्निक मुंडा की चारित्रिक जो विशेषता बताना है और लंगड़ का चरित्र बताना है। तो ये लंगड़ जो है ये मतलब पात्र है और कहाँ से लिया गया है उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बगल में ये कितना है आपका 4 प्रश्न है और 5 मार्क्स करके 20 मार्क्स का है टोटल, और बाकी इधर 10 मार्क्स करके है, और ऊपर वाला भी जितने भी संदर्भ सहित व्याख्या था उस सब को भी 10-10 मार्क्स करके था। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपने लाइक कर दिया होगा। अगर लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और एक दो अपने जो मित्रों हैं तो उसको भी शेयर भी कर दीजिएगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एमए में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हिंदी ऑनर्स से स्नातकोत्तर कर रहे हैं, और खास करके इग्नू से भी वो कर रहे हैं, और बाकी कोई भी कॉलेज से कर रहे हैं लेकिन हिंदी ऑनर्स से अगर एमए कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपका सिलेबस में अगर है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और हम लोग बिना देरी का वीडियो फिर आप देखते हैं एक एक करके इसका व्याख्या करना। इस व्याख्या करने से पहले हम लोग अच्छी तरह से एक बार देख लेते हैं, जैसे क का जो है उसको हम लोग देख लेंगे। तो आप
वीडियो पॉज कीजिए और पढ़िए क में जो गद्यांश है उसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, किससे लिया गया है, उसके बाद फिर हम लोग आगे वीडियो बढ़ते हैं। आपने जो ये गद्यांश है वो पढ़ लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस गद्यांश को हम लोग किस तरह से लिखना है संदर्भ सही। तो आप इसका उत्तर इस तरह से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि एक संदर्भ लिखिएगा और फिर उपयुक्त गद्यांश गद्यांश झूठा सच नामक उपन्यास से उद्धत है, वहाँ से लिया गया है, जिसकी रचना क्रांतिकारी पत्रकार यशपाल द्वारा की गई है। उपन्यास का 2 खंड है, जिसमें पहला खंड भारत विभाजन के त्रासदी तथा दूसरा खंड विभाजों उपरांत भारत का भविष्य की कल्पना किया गया है। यानी कि जो कोई भी गद्यांश होता है, अगर उसका संदर्भ सहित आपको व्याख्या करने के लिए बोला गया है तो संदर्भ में नॉर्मली ये लिखा जाता है कि ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है, उस गद्यांश के राइटर कौन है। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लिया और वो गद्यांश में कुछ 2 ही चीज़ लिख लो और बाकी मैन अगर कोई खंड है 2-3 खंड में बटा हुआ तो वो थोड़ा सा आप बता सकते हैं। ठीक है, मतलब वो गद्यांश कहाँ से लिया गया है, कौन लिखा है, मेन चीज़ ये है, उतना लिखना है। आगे बढ़ना है कि ये जो प्रसंग है, आखिर इस जो आप यहाँ गद्यांश पढ़ें उसमें क्या बातें बोल रहा है उसके बारे में, उसको हम लोग प्रसंग कहते हैं। प्रसंग क्या है? पूरी कनक के प्रेम विषय और अंतर्जात विवाह आई समस्याओं के बारे में विचार करने का प्रसंग है, जो यहाँ पे इसके बारे में है। अब जो यहाँ पे आप देखिएगा व्याख्या, यहाँ पे व्याख्या में अब डिटेल्स में आपको बताना है। अब व्याख्या में आप कीजिएगा कि पुरी जी को समझाते हुए एक पात्र कहते हैं कि शादी विवाह का मामला बड़ा जटिल होता है। कैसा होता है? बड़ा जटिल होता है। हर एंगल से ठीक प्रकार से सोच विचार करके यह तय करना चाहिए कि जिस लड़की से विवाह कर रहे हो, विवाह उपरांत आई समस्याओं, बाधाओं या आदि को आसानी से सुलझा पाओ। अगर ऐसी बड़ी समस्या आ जाए जिससे पूरी जीवन उसी पर जूझते हुए कटे तो फायदा क्या होगा। तो ये चीज यहाँ पे जो एक पात्र है पूरी और दूसरे पात्र से कहते हुए जान पड़ते हैं। अब यहाँ पे पूरी जी नेक्स्ट कहते हैं, पूरी जी को समझाते हुए कहते हैं कि ठीक है, पूरी जी को समझाते हुए कहते हैं एक बात कि ठीक है, कनक आकर्षक है, सुंदर है, पर दूसरी जाति की भी तो है। यानी कि जो एक कनक लड़की है उससे कोई शादी करना चाहता है, कौन? तो उसके बारे में जो दूसरी बात कहते हैं कि ये तो दूसरी जाति की लड़की है, तो दूसरी जाति में क्या समस्याएं आता है उसके बारे में यहाँ बताना चाहा है जो यशपाल जी हैं, मतलब ये राइटर। अंतरजातीय विवाह उपरांत समस्याओं का जो अंबार लग जाएगी कि शादी तो आप कर लोगे, पूरी जी को कहते हैं शादी तो कर लोगे, कनक आकर्षक लड़की है, कनक ही क्या कोई भी लड़की आप पर मर जाएगी, आप सुंदर भी हो, ये कहता है एक पात्र पूरी जी को। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि उपन्यासकार का जो अपने पात्रों के माध्यम से, अब यहाँ पे आप ये चीज बता दिए कि क्या कहना चाहा, वो है क्या। अब इस उपन्यास में जो ये कुछ पंक्तियां दिया हुआ था, ये गद्यांश दिया हुआ था, इस गद्यांश का उद्देश्य क्या था लिखने का, उपन्यासकार जो यशपाल जी हैं, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा बता देंगे, यानी कि उद्देश्य। तो उद्देश्य बताते हुए आप बताइएगा कि उपन्यासकार का अपने पात्रों के माध्यम से जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव पर तीखी चोट करना उद्देश्य है। जैसे कि शादी विवाह में जाति पाति देखा जाता है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये सारी चीज़ें, दहेज प्रथा, इस सब के बारे में जो देखा जाना, उसको जो एक तीखी चोट किया गया, यही उद्देश्य है। वह कनक जैसी अन्य शिक्षित और भावुक लड़कियों की जो मनोदशा का मनोवैज्ञानिक वर्णन भी करते हैं कि कनक एक सुंदर भी लड़की है, और उसका किस तरह से मतलब शादी के टाइम में किस तरह से उसके जो मनोभाव है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है कि सुंदर लड़कियां, वो चाहे कनक हो अथवा कोई और शिक्षित हो क्यों न हो, चाहे नहीं भी हो तो भी जीवन के किशोरावस्था में आकर्षण का अनुभव करेंगे ही, यह स्वाभाविक है। पूरी जी को समझने वाले जो एक समझाते हैं, वो समझाने वाले कह रहे हैं कि इतना समझाने का मतलब आपको यह अनुभव हो गया होगा कि हम तुम पर बहुत अधिक अधिकार जता रहे हैं। तो
ये भी नहीं बताना चाह रहा था वो कि पुरी जी आप पर हम अनुभव नहीं जता रहे हैं, जस्ट आपको समझाना चाहते हैं। तो ये चीज़। अब विशेष बताइएगा। विशेष करने का मतलब कि जो यहाँ पे 4 पंक्तियां दिया है, ठीक है, तो इस 4 पंक्तियां में क्या की कुछ विशेष चीज आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे जाति पाति अंतरजाति विवाह के उपरांत जो समस्या आता है उसकी से अवगत किया गया है, पहला। दूसरा, नारी जाति की तत्कालीन दशा का, यानी कि जब जो उपन्यासकार जो हैं यशपाल जी, जब ये लिख रहे थे झूठा सच उपन्यास, तब उसमें उस समय उनने समाज में क्या देखा उसके बारे में यहाँ पे दिखाया। तत्कालीन दशा, उसी को कहते हैं तत्कालीन दशा। जब उपन्यासकार लिख रहा था या जो भी राइटर लिख रहे होते हैं उस समय के मनुष्य के जीवन की किशोरावस्था के लक्षणों का सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक जो होता है विश्लेषण किया है यहाँ पे। और जो भाषा एवं वाक्य जो है वो सरल है, स्पष्ट है। शैली कैसा है, तो यहाँ पे आप शैली देख सकते हैं कि वार्तालाप शैली में है, तो ये भी आप वहाँ पे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे भले ही ना जोड़ा हो बट एक वार्तालाप शैली है, वार्तालाप या संवाद कोई शैली है, ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चंस कीजिए। आई होप झूठा सच के बारे में भी बहुत कुछ आपको पता चल गया होगा। और अगर जो एग्जाम में होने वाला है अभी जून जुलाई में जो जो भी अपेयर होने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए पहले से ही बधाई और तैयारी कीजिए। अब जो 1 नंबर का ख नंबर है, इस गद्यांश को पहले आप जो क्वेश्चंस सबसे पहले हम दिखा रहे थे वो क्वेश्चंस को, गद्यांश को पहले पढ़िए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश को आपने पढ़ लिया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आप इस तरह से लिख सकते हैं, संदर्भ में आप लिखिएगा कि उपयुक्त जो गद्यांश जो है कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा से उद्धत है, मतलब वहां से लिया गया है। जिंदगी नामा की रचना 1979 में हुआ था और की गई है, तो ये भी कर दीजिएगा। संदर्भ में जो राइटर है उसका नाम, कहाँ से लिया गया है वो चीज़, और अगर उसके बारे में पता है कि उसको कब पब्लिश हुआ है या कब रचना हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप संदर्भ में लिखिएगा। रेफरेंस, एज अ रेफरेंस, ठीक है, कि मतलब रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप सच्चाई जो बताना चाह रहे हैं, किसका, कि जो यहाँ पे ऊपर में पंक्तियां हैं, तो कैसे मान लेगा कि ये चीज़ आप जो बाद में आप लिखोगे नीचे में व्याख्या करोगे ये सही है। तो सही लिखने के लिए पहले ही रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस क्या, रेफरेंस में उसी को हम लोग हिंदी में संदर्भ कहते हैं, ठीक है। तो संदर्भ में आप बोलिएगा कि नहीं ये कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है, क्या, जिंदगी नामा, यहाँ से लिया गया है, और ये जिंदगी नामा जो है 1979 में जो है रचना किया गया है। अगर विश्वास नहीं होता है जो जाके देख लीजिए ऐसा, ठीक है। तो एक भरोसा दिलाना पड़ेगा। अब जो प्रसंग है, जो यहाँ पे पंक्तियां दिया हुआ था, गद्यांश दिया है, इसमें क्या बातें हो रहा है, वही चीज प्रसंग। तो यहाँ पे प्रकृति पर संवेदना एवं वर्णन का जो प्रसंग है, तो ये चीज प्रसंग है। अब व्याख्या में हम लोग इसको इस तरह से करेंगे कि उपयुक्त जो है पंक्तियों के द्वारा लेखिका लड़की है कृष्णा सोबती जी, तो वो कहती हैं प्रकृति का सूक्ष्म वर्णन करती है, उन्हें मुद्दों और विषयों सहित प्रकृति की जो कमी नहीं है, क्योंकि लेखिका जन्म ही ऐसे भौगोलिक स्थान पर हुआ है जहाँ का ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ समसामयिक महत्व भी था और आज भी है। बोला जा रहा है कि लेखिका को ऐसे प्राकृतिक जो चित्र यहाँ पे इस उपन्यास में किया है उन्होंने, तो वहाँ पे जगह ही वैसा ही था कि वहाँ पे प्रकृति का बहुत सारा उसका सूक्ष्म वर्णन करने का उसको मुद्दा मिल गया। ये जिंदगी नामा जैसे नाम है वैसा ही वहाँ पे जिंदगी का उसने इसमें वर्णन करने का कोशिश किया है। तो कहाँ से है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, कि जहाँ का ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ समसामयिक महत्व भी था और आज भी सोबती जी अपनी जन्मभूमि के लिए डेरा, तो कौन सा गांव है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेरा जो जेटा नामक गांव की कल्पना करती है, डेरा जेटा। तो डेरा जेटा गांव की कल्पना करी है यहाँ पे, और इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो इसकी जो अवस्थिति है अविभाज्य जो है पंजाब प्रांत की जो गुजरात के एक गांव है। तो कहाँ का है, एक गुजरात की डेरा जेटा गांव है, जब भारत का मतलब विभाजन नहीं हुआ था उस समय का। और पंजाब ये वाला सारा चीज वहीं पे जुड़ा हुआ था, पंजाब गुजरात ये वाला। तो उस समय की जो है लेखिका उसी की
गांव की जो प्रकृति का सुंदरता पूर्वक वर्णन करती है। बीच बीच में वह ऐतिहासिक घटनाओं एवं चरित्रों, मूसा जैसे पात्रों की भी कल्पना करते हैं। तो मूसा क्या है, एक ऐतिहासिक, मतलब मूसा, वही मूसा के बारे में बताया जा रहा है, कल्पना करते हैं यहाँ पे। वो अपने गांव के बारे में वर्णन करती है कि कुदरत को मनाने एवं बहलाने के लिए मूसा कई स्थानों को दिखाया, फिर आसमानों सा वातावरण तैयार करवाया, सूरज के द्वारा दिन रात करवाई गई। मतलब मूसा को यहाँ पे भगवान माना गया है ना। तो करवाई गई, जमीन में उपजाऊ भूमि और पर्वत पहाड़ बनाया, जहाँ आसमान को कहकर नित्य नित्य बारिश करवाया। तब जाके साग सब्जियां उगने लगी। जहाँ पानी को स्टोर रखने हैं तो पहाड़ों से मेड़े बनवाई गई। मेड़े करने का मतलब जो हम लोग बांध बनाते हैं ना नदी में या नाला में, जहाँ पे पानी रोकने के लिए, तो उसी तरह की जो अगर बारिश होता है बहुत सारा, उसको रोकने के लिए बड़े बड़े पहाड़ बनाया गया। वही ये क्या है, भगवान ने बनाया, मूसा ने बनाया, तो वो पहाड़ को एक मतलब बांध बना दिया, बांध जैसा मेड़े बनाई गई। तो आसमान के नित्य कार्य को नियत बनाया गया कि आसमान में जो कार्य होते हैं, जैसे कि आप वर्षा ऋतु में बारिश होना, गर्मी ऋतु में गर्मी पड़ना, और फिर जिस तरह मतलब है मौसम का परिवर्तन, ये चीज जो है नियत किया गया। आज भी जो कार्यरत है, आज भी वैसा ही बदलता है। सोबती जी को ईश्वर अल्लाह पर भरोसा है, वह मानती हैं इस संसार को भगवान ने बड़ी सोच समझकर, मेहनत करके, प्लानिंग के साथ बनाई है, जो कभी नहीं मिटेंगे, कभी नहीं मिटने वाली है। और यह उनकी अपनी गांव के प्रति यथा लगाव को भी दर्शाता है। कौन सा गांव, वही डोरा डेटा वाला, ठीक है। कौन सा गांव, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था डोरा जो है, हाँ, डोरा जेटा गांव, डोरा जेटा गांव। जो यहाँ पे कृष्णा सोबती का अपने गांव के प्रति जो लगाव दिखता है, तो इस तरह से जो है वो गांव को जो लगाव है वो दिखाता है। अब विशेष में हम लोग लिखेंगे इसका कि जो भी आपको लगा कि जो ये पंक्तियां लिखा गया है, तो आपको क्या चीज विशेष लगा, वो सारे विशेष को आप लिख दीजिए। प्रकृति का सुंदरता से चित्रण, तो यही है। यहाँ पे आपने देखा कि प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण हुआ है, तो ये भी लिख सकते हो। दूसरा नंबर, ईश्वर पर विश्वास तथा आशावादी दृष्टिकोण स्थापित किया गया है। हालांकि देख रहे हैं कि जो मूसा पर किया गया है कि मूसा इस तरह किया है, उन्होंने प्रकृति को और किस तरह नियत बनाया है, और ये आशावादी दृष्टिकोण पॉजिटिव मैनर से किस तरह से यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश जो है कृष्णा सोबती जी ने जिंदगी नामा उपन्यास में किया है, और खास करके इन गद्यांश में, तो वो चीज़ यहाँ पे है। और तीसरा में आप इसका जो भाषा है, तो भाषा कैसी है, तो भाषा है उर्दू मिश्रित, क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब वाला प्रांत है और गुजरात वाला प्रांत तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा सटा हुआ है, तो वहाँ वाला क्षेत्र में जो उर्दू मिश्रित जो है हिंदी की बहुलता तो मिलेगी ही। वाह, जैसे मूसा वर्ड खुद एक आपको मुस्लिम जैसा लग रहा है ना। तो वाक्य सरल स्पष्ट है, और वाक्यों में तुलना, तो ये चीज ये है, ये विशेष है। उधर दे या न दो, लेकिन ये चीज आपको इसमें देना ही है कि वाक्यों में तुलना किया गया है। कौन सा, उपमा शब्दों का। उपमा शब्दों का कहने का मतलब आप जब देख रहे थे कि आसमान जैसा है ना, जो वसी फर्श जैसा, जैसे कि इन वर्ड को आप देखिए यहाँ पे, इन वर्ड को आप देखिए कि कुदरती खुदाबंदी का यकीन दिलाने के लिए मूसा ने बड़ी बड़ी मोजज़े दिखाए। आसमानों को कैसा बुलंद और बाआब बनाए, तो आसमान को कैसा बुलंद बाआब बनाए, आसमानों की हकीकत खवा जाए, मगर उनके वजूद और उनकी मजबूती की जो चीज़ मुकर्रा की जगह नियत मजबूती। और बाकी जब एक गद्यांश पूरा पढ़ेंगे उसमें भी कुछ चीज़ें जहाँ मिलेंगे, मतलब उसके जैसा जब तुलना किया जाएगा तो वो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, तो वो चीज़ का यहाँ पे यूज किया गया है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको हम लोग देखने से पहले, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने जो सहपाठी है जो इग्नू में या हिंदी ऑनर्स में है उसको भी ये वीडियो जल्दी से जल्दी भेज दीजिएगा और उसे भी बुला लीजिए। अब ग नंबर जो हम लोग देखेंगे कि एक का, कि अगर काफ़ी जो फुर्सत हो, इसके बारे में, इस गद्यांश को आप पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे इसको। गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग संदर्भ में अब कैसे लिखने वाले हैं, क्योंकि आप इसके पहले दो प्रश्नों को आप देख चुके हैं।
और इसके पहले भी वीडियो जो है MHD का काफ़ी डाला गया है, 7 डाला गया है, तो एक भी MHD 1 भी डाला गया है, MHD 13 है, MHD 14, ये सारा डाला गया है। अगर नहीं देखे हैं और आपका सब्जेक्ट है तो वो भी देख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट नहीं भी है तो भी जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी प्रेमचंद्र की जो गबन उपन्यास है, आपका जाके सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, ये सारे जो रंगभूमि है वो सब उपन्यास के बारे में भी व्याख्या किया गया है, और किस तरह से लिखना है वो भी लिखा गया, और उपन्यासिक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से आपका वीडियो कहीं ना कहीं जो अगर सिलेबस में है, अगर हिंदी ऑनर्स खास करके कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो सिलेबस में रहती ही रहती हैं, तो आप वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। उन वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। मेरे प्ले लिस्ट में एक इग्नू का अलग से जो प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो सारा वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगा। इसके अलावा भी जो इस चैनल में और भी JPSC का, JSSC CGL का आदि का भी एग्जाम का तैयारी किया जाता है। अगर उस सब में से भी अगर जुड़ना चाहते हैं और अगर तैयारी करते हैं तो आप मेरे साथ में वहाँ भी जुड़ सकते हैं। सुबह 8:30 बजे वीडियो आता है, और फिर दोपहर को एक शाम को आता है, तो वहाँ पे हमारे साथ में जो है आप लाइव जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे अब जो तीसरा प्रश्न का, बिना देरी का वीडियो, वैसे ही ज़्यादा हम लोग को डिले नहीं करना है, तो संदर्भ इसको किस तरह लिखना है। उपयुक्त गद्यांश सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास से उद्धत है। इस उपन्यास के रचनाकार प्रसिद्ध उपन्यासकार धर्म भारती जी हैं, और जो प्रेम चंदोत्तर युग के उपन्यासकार से संबद्ध थे। आप एक चीज तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हम लोग 3 जो संदर्भ है, पहले संदर्भ, दूसरे संदर्भ, और फिर अब इस बार में संदर्भ जो प्रश्न का लिख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ चीजें आपको एक विशिष्ट अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो संदर्भ है, रेफरेंस है, रेफरेंस जैसा ही लिया गया है। इसमें आप दिया गया है कि पहला नंबर तो कहाँ से लिया गया है, तो इस उपन्यास का नाम है। दूसरा में क्या है, रचनाकार धर्मवारती, जो धर्मवीर भारती जी का नाम है। और इसके साथ में एक थोड़ा सा ऐड कर दिया कि धर्मवीर भारती जो थे तो वो किस युग के थे, तो प्रेम चंदोत्तर यानी प्रेमचंद्र जी के बाद के युग के थे, वो वाला चीज दिया गया है। यानी कि जो भी यहाँ चीजें होगा वो सूरज का 7वां घोड़ा वो कहीं ना कहीं प्रेमचंदोत्तर युग की जो घटनाएं हैं, तत्कालीन घटनाओं से ही प्रेरित होंगी। यह उपन्यास उसका जो है दूसरा उपन्यास था जो 1952 में प्रकाशित हुआ। तो ये भी बता दिया गया है कि ये जो उपन्यास है इनका दूसरा उपन्यास है और कब प्रकाशित हुआ है, 1952 में। तो ये सारी चीजें जो आपको रेफरेंस में यानी संदर्भ में लिखनी होती है। अब प्रसंग क्या बात है, इस गद्यांश को जब आप पढ़ रहे थे उसमें आपको ये समझ में आया होगा कि भारती जी जो है, यानी कि जो धर्मवीर भारती जी द्वारा जो मनिक मुल्ला के चरित्र उद्घाटन और उसकी जो विशेषताएं उजागर करने का जो प्रसंग है, कि किस तरह से मनिक मुल्ला जो है सूरज का 7वां घोड़ा में उनका यहाँ पे किरदार किस तरह का है ना। उपन्यास क्या है, उपन्यास एक तरह का कहीं ना कहीं नाटक की भांति ही है, बट नाटक नहीं है, बट एक लंबी है, तो यहाँ पे भी एक कहानी जैसा है, तो ये उपन्यास ही है। तो यहाँ पे हम लोग व्याख्या इसका इस तरह से करेंगे कि धर्मवीर भारती जी स्वयं एक टिप्पणीकार, क्या है, टिप्पणीकार के रूप में बीच बीच में अपने उपन्यास के चरित्रों पर टिप्पणी करते हैं और कहानी का विकास करते हैं। कैसे, आप देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पर वो मानिक मुल्ला के जो चारित्रिक गुणों को वर्णन करते हैं। फुर्सत होने पर और पूरा घर अपने अधिकार में हो तो वह अपने दोस्तों एवं किशोर युवकों को जो प्रेम विषयक किस्सा कहानियाँ सुनाता है। तो मनिक मुल्ला कौन थे, मनिक मुल्ला जो है जब भी उसको फुर्सत मिलता था तो वो बैठता था और यहाँ पे कुछ बच्चों को, किशोर जितने थे वहाँ पे यंग लड़के थे, वो सबको अपने अगल बगल में बिठा लेता था और उसके प्रेम भरी बातें सुनाता था और इसी तरह से कहानियाँ सुनाता था। ठीक है, जो संभवतः उसकी स्वयं की जो आप बीती हो। तो देखिए कोई भी कहानी सुनाता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ ही वो रिलेट होता है, तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि जो मनिक मुल्ला के जो भी जीवन में उसकी पर्सनल जो व्यक्तिगत जीवन में घटित हुआ था उसी के बारे में वो बच्चों को वहाँ पे सुनाता है, किशोरों को सुनाता है। आगे उसकी जो चरित्र का उजागर करते हुए जो यहाँ पे
उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती जी, कहते हैं कि वह जब भी अपने मित्रों के साथ गप्पे मारता है तब वार्तालाप वाद विवाद का जो विषय घूम फिर कर कहाँ हो जाता था, राजनीति की बातें होने लगता था। जब राजनीति की धज्जियां उड़ जाती थी तब प्रेम संबंधी किस्सों पर मतलब जाके पहुंच जाता था। कहने का मतलब आप देखिएगा, आपका ही कोई अगर दो चार मित्र आप कभी मिलते हैं और खुलकर बातें करते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा, तो स्टार्टिंग जब आप कहीं ना कहीं कीजिएगा तो आपका जाएगा फिर राजनीति, राजनीति की बातें घूम फिर के होने लगता है। और जब राजनीति से आपका मतलब बहुत चीज़ें हो जाएगा, फिर धीरे धीरे फिर वहाँ पे लव स्टोरी के बारे में वो सारी चीज़ें फिर स्टार्ट होने लगता है। तो वही चीज़ें यहाँ भी जो एक बताया है धर्मवीर भारती जी कि कैसे लोगों के साथ होता है, जो यहाँ पे मनिक मुल्ला जी के साथ हो रहा है, और मनिक मुल्ला जी किस तरह से राजनीति से फिर धीरे धीरे प्रेम संबंधी खिस्सों आने की बातों की ओर चल जाते हैं। लेखक का कहना है क्या कि समाज जो मध्यवर्गीय है उनके पास अधिकांशतः दो ही मुद्दे होते हैं, राजनीति और प्रेम, जिसको मुद्दा बनाकर दोस्तों के बीच जो खाली समय में वाद विवाद होता है, जो एक स्वाभाविक मानव रुचि को दिखा रहा है। मतलब जो हम लोगों के साथ, हमारे मित्रों के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे समाज में खास करके मध्यवर्गीय परिवार के साथ जो होता है, वो चीज़ जो है धर्मवीर भारती जी ने यथार्थ रूप से दिखाने का प्रयास किया है अपने उपन्यास में। इस उपन्यास में जो है आपका जाके सूरज का सातवां घोड़ा, तो इसमें धर्मवीर भारती जी फिर कहते हैं कि मनिक मुल्ला को जब भी राजनीति और प्रेम में किसी एक को चुनना पड़े, किसी एक को अगर बोले कि आप राजनीति चुनोगे या प्रेम का, तो वह प्रेम विषय को चुनना पसंद करता है, क्योंकि प्रेम विषयक बातें करने में उसे अधिक रुचि है। तो आपको किस विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट कीजिएगा। अब इसका जो गद्यांश आप देखते हैं, तो गद्यांश में आपको जहाँ तक के लिए दिया है वहाँ तक आपको वर्णन करने के लिए आपको इस प्रश्न में करना है। अब इसका विशेष आपको क्या चीज़ें ऐसा मन में खटका या मतलब लगा कि नहीं ये चीज़ गजब का लिखा गया है, वही चीज़ विशेष है, स्पेशल है। तो स्पेशल यहाँ पे लिखना है आपका कि राजनीति और प्रेम विषय में तुलना तथा प्रेम को अधिक पसंदीदा बताना। तो आप देखोगे कि इस गद्यांश को अगर एक ही अगर वाक्य में देखते हैं आप, तो ये वाक्य जो आप गद्यांश उतना बड़ा अभी पढ़े थे, तो उसमें राजनीति और प्रेम विषय में तुलना किया गया है और प्रेम को अधिक तरजीह दिया गया, पसंद दिया गया है ना। तो पूरी बात को एक शब्द में बता दिए, पहला नंबर। दूसरा क्या है, मनुष्य के स्वाभाविक गुण को दिखाया गया। जब ये चीज में आप देखेंगे कि किसी चीज में आपको एक चुनने का भाव आए, इसका मतलब क्या है, मनुष्य के स्वाभाविक गुण, कि उसको ये चीज अच्छा नहीं लगा, ये चीज अच्छा लगा, मतलब उसका एक गुण, वो चीज दिखाया गया। और यहाँ पे भाषा देख रहे हैं कि सरल है, स्पष्ट है, सरल सरल वाक्यों की प्रधानता है, मतलब छोटे छोटे वाक्यों की। और मध्यवर्गीय जो सामाजिक जीवन का जो यहाँ पे दिखाया गया है, कौन सा, मध्यवर्गीय। तो यहाँ पे जैसे उल्लेख ही कर दिया है मध्यवर्गीय, तो आपको मध्यवर्गीय तो लिखना वैसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस प्रश्न का हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वहाँ से जाने से पहले अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए लाइक करना इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप देख रहे हो वीडियो, आपको अच्छा लग रहा है, आप लाइक अगर नहीं करते हैं तो सामने कोई भी अगर आएगा तो उसे पता है, लाइक देकर नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट लाइक कर देकर ही वीडियो पे विजिट करता है। अगर लाइक ज़्यादा है तो उसे लगता है कि नहीं वीडियो में कुछ क्वालिटी है। अगर आपको क्वालिटी लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, अगर जो भी लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम उस तरह से आपके लिए वीडियो बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है जो एक का घ है, इसमें आप जाके गद्यांश को पढ़िए और गद्यांश में क्या क्या कहा गया है और गद्यांश कहाँ से लिया गया है उसके बारे में कुछ रेफरेंस फटाक से आप जोड़िए। और देखिए साथ में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसके साथ में आपको एक कॉपी बगल में रखिए और इसमें जो चीज़ें लगे कि जैसे कि एक शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पे सूरज का सातवां घोड़ा के बारे में देखें अभी,
और जो यशपाल का जो उपन्यास झूठा सच के बारे में देखें, कृष्णा सोबती जी का जो जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में देखें, उसमें जो भी देखें, जो भी चीज विशेष लगा वो चीज को नोट्स कर लीजिए कि ये जो कृष्णा सोबती का उपन्यास है जिंदगी नामा, इसका प्रकाशन इतना हुआ था और इसमें ये चीजें हैं और ये जो कैरेक्टर है, चरित्र है, इस उपन्यास से है। तो आप जब भी एग्जाम में ही बैठेंगे जाके वहां पे, तो आप लिखने के लिए दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका आप लिख पाओगे। जिंदगी नामा से कोई भी प्रश्न आएगा तो जिंदगी नामा का हॉल अगर पूरा क्या कहना चाहता है, मूल उसमें कहानी क्या है, मूल जो उपन्यास का क्या तथ्य है, तो आप आंसर जो है इजिली कर पाओगे। ठीक है। और बाकी इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, वो भी हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, 2 बार 3 बार देखिएगा, उस समय आप स्पीड कर लीजिएगा, 2x में 2x जाके सेटिंग में करके कर लीजिए और जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। इस गद्यांश को आपने पढ़ा तो आपको जो खुद से आप इतना तो अंदाजा लगा लिए होंगे कि ये कहाँ से लिया गया है और किससे है, अगर इस के बारे में पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा है तो चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं संदर्भ। संदर्भ में आप लिखिएगा उपयुक्त, उपरोक्त जो है, उपरोक्त मतलब ऊपर वाला गद्यांश स्वतंत्रतर भारत के प्रसिद्ध व्यंग्यकार, उपन्यासकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, व्यास सम्मान प्राप्त बिहार काडर के आईएएस अधिकारी श्री लाल शुक्ल की राग दरबारी। क्या है ये कि राग दरबारी एक नाटक है। ठीक है, ये 1968 में जो प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पे आपको कितना चीजें मिल गया, आप देखिए। पहला नंबर तो ये गद्यांश जो है स्वतंत्र भारत से आपका मतलब 1947 के बाद की है। इसमें एक व्यंग्यकार मतलब ये जो श्रीलाल शुक्ल है, ये एक व्यंग करने वाले हैं। उपन्यास तो है तो उपन्यास के भी तथ्य यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और इसको इस सम्मान में दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, मतलब इनके जो राग दरबारी में भी आपको बहुत सारी क्वालिटी दिख जाएगा, क्योंकि ऐसे ही किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दे देता है। 1970 में इनको दिया गया है वो सम्मान। इनको व्यास सम्मान जो हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बिहार काडर के एक आईएएस अधिकारी भी है, तो आप समझ सकते हो आईएएस अधिकारी है। तो श्रीलाल शुक्ल की जो राग दरबारी, आप अगर डेफिनेटली अगर नहीं पढ़े हैं तो इस तरह भी एक मोटिवेशनल के लिए आपको पढ़ना चाहिए, आप जाके पढ़ सकते हो। और आपके अगर सिलेबस में दिया है तो अच्छी बात है, जाके पढ़िए। और इसका प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि व्यंग्यकार श्री जो लाल शुक्ल द्वारा स्वतंत्रतर भारत में गुटबंदी की इतिहास, परंपरा और भूगोल के बारे में टिप्पणी करने की है। यानी कि टिप्पणी तो आप जैसे देख ही लिए कि यहाँ पे ये व्यंग्यकार है ना, व्यंग्यकार है, तो यहाँ पे टिप्पणी वाला तो बात इसके साथ बहुत सूटेबल करता है कि ये कमेंट करेगा ही करेगा। तो ये है कि इसलिए तो भारत जो स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो गुटबंदी होने लगा, किस तरह से मतलब विभिन्न दल एक दूसरे का जो गुटबंदी होने लगा, गुट बनने लगे, तो उसके बारे में और जो कुछ भौगोलिक तथ्यों के बारे में भी टिप्पणी यहाँ पे किया गया। तो व्याख्या में इस तरह से आप स्टार्ट कीजिए, कर सकते हैं। और बाकी इससे भी बेहतर कर सकते हो तो अच्छी बात है कि इस गद्यांश में उपन्यासकार जो है काठी एवं तीखी, मतलब जो यहाँ पे कड़ी होगा, कड़ी कड़ी एवं तीखी जो है या तो कटी बोल सकते हैं, कटी एवं तीखी शब्दों में भारत की जो स्वतंत्रता समाज की व्यथा की कहानी कही जा रही है। व्यथा, व्यथा में आप कितनी दर्द है छिपा हुआ, वो चीज यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है। गुटबंदी शब्द को मुख्य आधार मानकर भारत की तकलीफ, राजनीतिक उथल पुथल और की ओर संकेत किया है। तो गुटबंदी शब्द से ही बहुत कुछ आपको दिखाने का और समझाने का प्रयास जो है इस शब्द के माध्यम से ही कर दिया है ना। तो यही है कि कुछ कुछ शब्द से अगर इस्तेमाल करने से सारे मीनिंग वहां पे अपने आप बंधने लगता है ना, पता चलने लगता है। क्योंकि उपन्यास की जो रचना जिस समय में मतलब हो रही थी, उस समय अमेरिका और जो यूएसएसआर की जो दो शक्तियां थी, अमेरिका और यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब आज की जो रसिया था, 1991 के में जानते हैं कि जो रसिया था, यूएसएसआर था, वो टूट गया और वो कई भागों में, लगभग 19 भागों में बट गया। ठीक है, तो वो चीज़ है, गुटबाजी करना शुरू कर दिया था दो शक्तिशाली देशों ने।
लेकिन भारत गुट निरपेक्षता का जो पालन किया। तो भारत ने गुट निरपेक्षता का जो पालन 1900 जो 56 में जिस तरह से पंचशील ये सारी चीजें जो होता है, उस समय से जो एक इतिहास के बारे में एक मतलब जो अध्ययन इस जो राग दरबारी के द्वारा श्री लाल जी करवाने का जो कोशिश किया हुआ है, ये कहीं ना कहीं उसका जो आईएएस अधिकारी बनने और इस तरह से दिखाता है कि उन्हें नॉलेज भी काफ़ी था और सारा चीज़ के बारे में उन्होंने अपने जो राग दरबारी हमें समेटने का कोशिश किया है, लेकर अपनी जो स्वतंत्र उपस्थिति रखने का प्रयास करते हुए, परंतु जो चीन और अन्य देशों के आक्रमणों की खतरा से बचने के लिए भारत भी रूस के समर्थक में आने की ओर जो विवश हो जाते हैं। विवश करने मतलब जानते हैं कि इंदिरा गांधी का जो गवर्नमेंट है, जब भारत और जो चाइना के बीच में जो युद्ध होता है एक बार 1962 वाला में और फिर पाकिस्तान वाला से होता है, इस तरह से जब आप देखते हैं उसके बाद जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट फिर वहाँ पे जो रसिया के साथ में फिर कहीं अंदर अंदर में ही एक समझौता कराते हैं और उस समझौता के बेसिस पे फिर इंडिया और रूस का जो आज तक देखते हैं कि रिश्ते बरकरार हैं। उपयुक्त घटना को आधार मानकर श्री लाल शुक्ल जी अपनी राय एवं जो उद उद मतलब कहने का मतलब उद्गेना करने का मतलब यहाँ पे जो उसके अंदर में एक उत्कंठा टाइप का था, वो चीज उन्होंने यहाँ पे इस उपन्यास के माध्यम से रखना चाहा है। वह गुटबंदी का पूरा जो इतिहास एवं भूगोल और जो दर्शन का व्याख्या करता है कि कैसे जो गुटबंदी की उत्पत्ति वेदांत से हुआ। तो यहाँ पे आप दिखाता है उन्होंने कि गुटबंदी शब्द पहले कहाँ से हुआ, वेदांत से हुआ। जो अंग्रेजी शासन के दौरान थोड़ी समय के लिए फीकी पड़ गई थी हालांकि, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ वर्ल्ड वार जो 1939 के बाद से, तो से लेकर शीत युद्ध कब तक चला? शीत युद्ध जब तक आपका जो यूएसएसआर टूट नहीं गया तब तक शीत युद्ध चलता है। अमेरिका और यूएस से एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं भिड़ता है, लेकिन एक दूसरे अन्य देशों को लड़ा कर जो क्षति पहुंचाया, तो वही है शीत युद्ध। तो गुटबंदी की जो तू मैं यहाँ पे आप जिस तरह का वर्ड भी गद्यांश में देखते हैं कि तू मैं किस तरह से लड़ने का जो शीत युद्ध चलता है, उसके बारे में जो तीखी टिप्पणी तू मैं क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे श्रीलाल जी ने किया है अपने राग दरबारी से। तो आप देख पा रहे हो कि राग दरबारी किस तरह से एक आप आलोचनात्मक भी कर सकते हो और एक नाटक की भांति यहाँ पे किस तरह से मोड़ा गया है सारा चीजें को। तो इस तरह से यहाँ पे सारा चीजों का एक व्यंग कोसा गया है। तो विशेष इसमें इसको आप इस तरह लिखिएगा कि व्यंग का तीखा कड़वा रूप का जो प्रकटीकरण तू का, जैसे कि तू मैं ये सारी चीजें हैं, लात जूता घूसा ये सारे शब्द इसमें। और जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 46 के बीच में, तो वो चीजें आप लिख सकते हैं कि जो जीत के पश्चात अमेरिका एवं रूस के द्वारा जो दो गुटों का निर्माण तथा शीत युद्ध का संकेत, भारत चीन युद्ध 1962 का संकेत, ये सारे देखिए डायरेक्टली तो यहाँ पे इस गद्यांश में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली तो आपको वही चीज लग रहा है कि नहीं, ये चीजें जो बताना चाह रहा है वही है। और कई जो है आलोचक है, उन्होंने जब राग दरबारी के बारे में लिखा तो उन्होंने डायरेक्टली रूप से लिखा कि इसके बारे में लिखा गया है, ठीक। तो स्वतंत्र भारत की जो स्थिति की संकेत भी किया गया कि स्वतंत्र भारत में फिर भारत की स्थिति कैसी रही थी, भारत ने कैसे मतलब जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो एक बनाया और उसमें शामिल रहा, ना कि मतलब किसी मतलब दल में जाके के साथ समझौता किया। वेदांत दर्शन का थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र है, उपन्यासकार पर झलकता है, यानी कि इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है जो आप प्रश्न है दूसरा नंबर, वहां पे आप देखोगे औपन्यासिक जो है महाकाव्य के रूप में झूठा सच। अभी हम लोगों ने देखा कि जो झूठा सच था किसका उपन्यास था, यशपाल जी का। वहां पे एक गद्यांश देखा, पहला जो गद्यांश हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या किया उसी के बारे में। आई होप उस से आपको ये तो पता चल गया होगा कि झूठा सच के जो मुद्दा था क्या था, है ना। तो उसमें आपको मूल्यांकन करना है, मतलब मूल्यांकन करने का मतलब जिस तरह मूल्य जोड़ अंकन,
तो मूल्य का अंकन करना है। क्या करना है? मूल्य का अंकन करना है। मूल्य का अंकन, तो इसका मूल्य कितना है, वैल्यू कितना है, वही चीजों को दर्शाना है कि इस अगर उपन्यास के जितने भी तथ्य हैं, 6 तत्व माना गया है, तो वो तत्वों जो उपन्यास का है वो सारी चीजों में ये फिट बैठता है। इसको अच्छी कितना आप मतलब कितना स्टार देना चाहते हैं ऊपर के, तो वो सारी जो है वही सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखेंगे तो उसी को मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो आप मूल्यांकन जब इसको करोगे झूठा सच, तो एक उपन्यास है, उसके बारे में तो पहले तो परिचय देना होगा। झूठा सच हालांकि यहाँ मेन चीज़ है आपको। तो झूठा सच एक उपन्यास है जिसकी रचना यशपाल जी द्वारा की गई है। इसके 2 खंड है, पहला खंड लाहौर और भारत विभाजन की त्रासदी को दिखाई गई है, जबकि दूसरे खंड में देश का भविष्य की कल्पना की गई है, मतलब आने वाले जो विभाजन हुआ उसके बाद आने वाला भविष्य कैसा होगा भारत की, तो उसके बारे में। तो 2 चीज़ों को दिखाया गया झूठा सच में। जैसे आपको शीर्षक से ही लग रहा है झूठा और सच, मतलब दोनों का एक विरोधाभासी शब्द का भी यूज किया गया है ना। तो झूठा सच का मूल्यांकन औपन्यासिक महाकाव्य के तत्वों को ध्यान में रखकर करने पर सबसे पहले औपन्यासिक महाकाव्य शब्द के उत्पत्तिकर्ता और उसके सुझाए तत्वों पर दृष्टि देने की आवश्यकता होगी। तो किस पर देनी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देख ली हैं कि इस सबको हम लोग आधार मान के मूल्यांकन करेंगे। तो उपन्यास को एक महाकाव्य के रूप में देखे जाने की शुरुआत ब्रिटिश मार्क्सवादी आलोचक राल्फ फॉक्स के उपन्यासों और उनकी जो कल्पना की जो थे पूरे विश्व में प्रामाणिकता से हुई। और वह उपन्यास लेखन में दार्शनिक जो धंधे समझते थे, जिस कारण उपन्यास को मानव जीवन से जोड़कर अति सूक्ष्मता से देखने की मांग उठी और उपन्यास को कब महाकाव्य कहा जाए के प्रश्न का उत्तर सामने आने शुरू हो गए। तो उपन्यास को महाकाव्य कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए, ये ब्रिटिश की जो लेखक थे एक राल्फ फॉक्स, उन्होंने जितने भी अपने उपन्यास लिखे वहीं से कहीं ना कहीं फिर शुरू हो जाता है कि इसको कब कहा जाए, तो उसमें कुछ रूल वहीं से निकलना शुरू होता है। तो यहाँ पे उपन्यास को इन्वर्टेड कॉमा में जैसे आप देख सकते हो कि जो उपन्यास है को कब महाकाव्य कहा जाए, प्रश्न का उत्तर राल्फ फॉक्स स्वयं अपने उपन्यास और लोक जीवन, क्या है उनका उपन्यास और लोक जीवन नामक ग्रंथ में देते हुए कहा है। क्या कहा है, तो यहाँ पे क्योंकि देखिए किसी के शब्द को ऐड करना मतलब एक प्रामाणिकता, एक फैक्ट्स आप यूज कर रहे हो, भले ही आप एग्जाम में याद करके ना लिख पाओ, बट कहने का मतलब जब असाइनमेंट तैयार कर रहे हो तो ये सारी चीजें आप ऐड करोगे तो अधिक से अधिक मार्क्स मिलेगा। और जब ऐड करें तो उसके इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए और इस तरह से थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए ताकि जो कॉपी जांच कर रहा है उसको पता चले नहीं आपने ये चीज भी इसमें ऐड करी है, तब ना आपको उसका एक विशेष चीज समझ के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। उपन्यास को महाकाव्य कहा जाए अति उसमें मुख्य 4 तत्व आवश्यक मौजूद हो, तो उसने कितने 4 तत्व बताया, क्या क्या, व्यापक लोक जीवन, पहला तो व्यापक लोक जीवन, दूसरा अनुभव आधारित संवेदनशीलता, तीसरा मुकम्मल जीवन, चौथा प्रखर आलोचनात्मक दृष्टि के तत्व, यानी कि जो आलोचना किया जाता है तो उसमें क्या क्या दृष्टि आलोचनात्मक दृष्टि से तत्व होने चाहिए, तो वो सारी चीजें उसमें मौजूद होने चाहिए। तो 4 बताया है, तो चारों को आप ये तो मतलब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और उपयुक्त चारों तत्वों की जो मौजूदगी की जांच करते हुए यशपाल के झूठा सच का विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग विश्लेषण करते हैं या तो कहो मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मूल्यांकन करते हैं तो झूठा सच व्यापक लोक जीवन, पहला नंबर झूठा सच व्यापक लोक जीवन। तो यहाँ पे देखिएगा झूठा सच यहाँ पे दिया है, उसके बाद व्यापक लोक जीवन के आधार पर हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। जिस प्रकार इस उपन्यास में 2 खंड 2 विचारशील 2 दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार झूठा सच में दोनों खंडों में एक व्यापक जीवन की गाथा का वर्णन है। तो जो व्यापक लोक जीवन तो यहाँ पे हो गया, 2 खंड में विस्तृत है और एक व्यापक जीवन की बात कर रहा है। एक में भारत विभाजन की त्रासदी के बारे में बता रहा है और एक में भारत विभाजन के बाद की जो घटनाएं घटी उसके बारे में। उपन्यासकार उपन्यास की शुरुआत लाहौर के गली मोहल्लों से करते हुए पंजाबियत और संपूर्ण भारत के जीवन की दिशा को दिखाते हैं। तो किस तरह से उपन्यासकार ने
जो शुरू करता है अपना कि पंजाब का जो गली मोहल्ला, वहाँ पे लाहौर के गली मोहल्ला किससे है, वहाँ पे थोड़ा सा उसका चित्रण करते हुए फिर पंजाब आते हैं, पंजाब में किस तरह पंजाबियत का होता है, वेशभूषा आदि उस सब के बारे में थोड़ी, फिर संपूर्ण भारत के जीवन के बारे में, उसकी दशा दिशा आदि को दिखाता है। उपन्यास के इन शब्दों वाक्यों पर दृष्टि डालिए। झूठा सच कि व्यापक लोक जीवन की जीवंतता को प्रकट करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाहौर की गलियां, अनारकली जो है, लाहौर की जो गलियां और बाजार, बाजार का नाम है वहाँ पे अनारकली, ग्वाला मंडी, नीला गुंबद, भाटी दरवाजा आदि जो है लाहौर में स्थित है। ये सारी जगहों के का चित्रण किया गया है। अगर आप इन सारी जगहों को ऑलरेडी अगर विजिट किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो एक स्थान है, इसी तरह से आप कल्पना कर सकते हो, तो एक जो चित्र है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रस्तुत होगा। फेरी वाले का चिल्लाना, फेरी वाले के चिल्लाना से जब भी हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो आसपास में मोहल्ले में ही आता है उसकी जरूर याद आ जाता है, एक चित्रण होता है। तो एक बिंब प्रकार के जो उपन्यासकार ने जो दिखाने का कोशिश किया है, तो वो भी यहाँ पे दिख जान पड़ता है कि ले लो जिक्के ली हरी छाल दे, भागवती महिला की जो गाली है, जो एक भगवंती नामक जो एक महिला है, वो गाली देती है कि हे झूठे चुगली लगाने वाले बच्चों, पिट्ठे एडी चरने मरे इनकी 7 पीढ़ियां ओ तार रहे। ये सारे चीजें जो वहाँ के लोक जीवन को दिखा रही है ना। तो आप दूसरा नंबर अनुभव आधारित जो संवेदनशीलता और झूठा सच, उसमें जो है वो मूल्यांकन करेंगे कि क्या है अनुभव से रिलेटेड यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि यशपाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यशपाल का नाम आप कई क्रम जो है, यशपाल एक्चुअली क्रांतिकारी वीर भी थे और उनका नाम आप कई मतलब जो किताबों में देखा भी होगा, क्रांतिकारी एज अ वीर के रूप में। तो यशपाल जी, तो वहाँ पे उनके जो जितने भी उपन्यास है उसमें तो ये चीज़ स्वाभाविक है, दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भगत सिंह जैसे क्रांतिवीरों के साथ कई गतिविधियां की, जिसके लिए ब्रिटिशों ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी और उनके कई मित्रों और सहकर्मियों का फांसी, है ना। तो 1938 ईस्वी में यशपाल जी की रिहाई मिली, तब से वे बुलेट की जगह बुलेटिन का कार्य करने लगे। बुलेट करने का मतलब कि जब वे अपने दोस्तों के साथ में थे, अपने मित्रों के साथ में थे, अपने जब भगत सिंह के साथ में थे, अन्य क्रांतिकारों वीरों के साथ में थे, तब वो बुलेट से बातें करते थे, यानी कि गोलीबारी से बातें करते। लेकिन जब उनको 1938 में फिर मतलब जेल हुआ था, उसके बाद 1938 के बाद उसका रिहाई हुआ, तब से अब उन्होंने बुलेट वाला बात छोड़ दिया और मतलब न्यूज़पेपर में आगे बुलेटिन का कार्य करने लगे और पत्रकारी करने लगे, है ना। उसने जो विप्लव नामक अपनी जो पत्रिका शुरू की, क्या, तो विप्लव नामक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगर हिंदी का कोई ऐसा एग्जाम है जहाँ पे जैसे सीटेट हो गया या कोई भी हो गया, जहाँ पे आप हिंदी से अगर कुछ कर रहे हो, तो उस तरह के एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार। तो कहीं अगर अच्छी तरह से अगर इसी में अगर नोट्स बनाते हैं, अगर पढ़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा उन सब में। कि जो है विप्लव नामक जो पत्रिका किसका है, तो यशपाल जी का। यशपाल जी का जैसे कि जिंदगी नाम हो गया, उपन्यास किसका है, झूठा सच उपन्यास किसका है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं। हालांकि जो आप जिस एग्जाम का अभी लिखने वाले हैं, तो उसमें तो इस तरह का प्रश्न ऑब्जेक्टिव का नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इस तरह का याद कर सकते हो। समाज राजनीति से जुड़े रहे और झूठा सच उपन्यास में रचित पात्रों, घटनाओं एवं परिस्थितियों से उनके दृष्टिकोण स्पष्ट दिखता है कि वे कांग्रेस के समाजवादी पूंजीवादी ये जो से खिन थे, जिसे अपने उपन्यासों के पात्रों द्वारा टिप्पणी करवाकर संतुष्टि जो करने की जो कोशिश मात्र नहीं किए, बल्कि जो जयदेवपुरी जो पत्रकार तारा कनक रत्न आदि पात्रों से समाज को सच्चाई बताकर भविष्य के जो भारत निर्माण कैसे किया जाना चाहिए का समर्थन करते हुए मार्ग भी बतलाते हैं। मार्क्सवादी से प्रभावित हुए थे, आर्य समाज से प्रभावित, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित पात्रों का जो उपन्यास में मिलना उपन्यास के अनुभव एवं संवेदना ही अभिप्रकट करता है। तो इस तरह से अभिनव और संवेदना भी प्रकट हो जाता है। अब जो तीसरा तत्व था कि मुकम्मल जीवन और झूठा सच, इसके बीच में अगर हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि झूठा सच में औपन्यासिक तत्व मुकम्मल जीवन भी विद्यमान है। क्यों? क्योंकि उपन्यास के शुरू में ही जिक्र है मास्टर राम जो था लुफाता की माँ की मृत्यु,
जो एक पारिवारिक की वास्तविक जीवन की सच्चाई को दिखा रहा है कि उसकी माँ की मृत्यु के पीछे के तत्वों व घटनाओं को पात्र सहकर पार करने की जो विवश है जीवन की, यही सच्चाई है। तो यहाँ पे ये चीज जो उसकी जो माँ का मृत्यु हो जाता है, किस तरह से वो कुछ बेसहाय हो जाता है, नहीं कर पाता है, उसके लिए परिस्थितियां उस तरह से क्रिएट हो जाता है। तो जब उपन्यास आप पढ़ोगे झूठा सच, तब आपको पता चलेगा ये सारी चीजें। अब जो नेक्स्ट है कि झूठा सच और प्रखर आलोचना के तत्व। इसमें आलोचना के तत्व क्या, जैसे यशपाल जी एक प्रखर जो क्रांतिकारी रह चुके थे, जेल भी गए थे और स्वयं की पत्रिकाओं विप्लव के संपादक भी थे। परिणाम स्वरूप वे स्वतंत्र रूप से आलोचना कर सकते थे और उन्होंने अपने सभी उपन्यासों, यहाँ तक कि झूठा सच के शीर्षक को भी ऐसा ही गढ़ा है, जिसे अंदाजा लगाना आसान है कि वह तत्कालीन समाज, राजनीति, विदेश नीति आदि में कितनी रुचि रखते थे और आलोचना टिप्पणी भी करते थे। झूठा सच में उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर आलोचना की, जो पंचशील सिद्धांत था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, पंचशील सिद्धांत, गुट निरपेक्ष नीति पर टिप्पणी किया, समाजवादी पूंजीवादी का राजनीतिकरण पर और आपराधिकरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इस तरह से आप इसका फिर लास्ट में, जैसे कि आप जैसे मूल्यांकन कर रहे हो तो उसका लास्ट में थोड़ा सा कुछ वर्ड में आप लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर यशपाल की जो झूठा सच औपन्यासिक दृष्टि से महाकाव्य है, इसके इसमें किसके सारे गुण समाहित है, मतलब औपन्यासिक दृष्टि से जितने भी महाकाव्य के गुण होने चाहिए वो सारे इसमें है। ठीक है। अब जो हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे कि जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालिए। वीडियो अभी तक देख रहे हैं, नहीं लाइक किए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो वो भी कर लीजिएगा। जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालिए, तो उसको उत्तर आप इस तरह शुरू कर सकते हैं कि जिंदगी नामा उपन्यास की रचना कृष्णा सोबती द्वारा की गई है, जिसका प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था और कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 ईस्वी को अविभाज्य पंजाब प्रांत के गुजरात में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। राइट। जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु कृष्णा सोबती के जीवन अनुभवों से प्रेरित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उपन्यास में जो भी विषय, पात्र, स्थान, घटनाएं आदि का जो प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है, प्रतीकात्मक मतलब संकेत रूप में, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली यूज किया गया है, सब लेखिका द्वारा आंखों देखा अनुभव है। तो ये चीज जो है यहाँ पे हम लोग अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालेंगे तो जो भी यहाँ पे बताया गया है, ये कि थोड़ी थोड़ी चीजों को आप ऐसा बताइए ताकि जो कॉपी जांच कर रहा है या पढ़ने वाला लग रहा है कि नहीं ये सारी चीजें होगा और इसमें क्या क्या डिटेल्स भी दिया होगा। अब उसमें एक जानने की जो ललक होना चाहिए, उस तरह से अगर लिखेंगे तो अधिक मार्क्स भी मिलेगा। जिंदगी का विषय अविभाज्य पंजाब का सामाजिक सांस्कृतिक का जो सूक्ष्म चित्रण है, वही उसकी अंतर्वस्तु पंजाब की जो साझा संस्कृति, गांव जो है डेरा जट्टा की जो प्रतिदिन की गतिविधियां, चौपालों में व्यक्त वहां के लोगों के जो विविध प्रतिक्रियाएं, साहों की जो जिंदगी के उतार चढ़ाव आदि सभी कुछ आ जाते हैं। इन तमाम सारी चीजों से मिलकर जिंदगी नामा की जो अंतर्वस्तु का निर्माण हुआ है। तो ये सारी चीजें से बनी है, किसके किसके, ये सारी चीजें जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब इसका अगर थोड़े से अगर व्याख्या करेंगे तो जितना हम लोग लंबा करना चाहेंगे, जो प्रश्न का डिमांड जैसा रहेगा उस हिसाब से आप 1000 से 1500 प्रश्नों तक, मतलब वर्ड में आप शब्दों में लिख सकते हो। तो यहाँ पे अंतर्वस्तु, एक चीज यहाँ पे बताया गया है कि कई बार ये चीजें कंफ्यूजन में रहता है कि अंतर्वस्तु क्या है, विषय क्या है। तो ये आप जान लीजिए कि अंतर्वस्तु जो है विषय का ही एक पार्ट है, यानी कि अगर टोटल विषय है आपका, अगर ये टोटल विषय है, विषय का एक छोटा सा पार्ट अंतर्वस्तु है। ठीक है। विषय मतलब सब्जेक्ट, जो कृष्णा सोबती जी ने जिंदगी नामा लिखी है, तो अगर विषय ये सारा है, उसके अंदर में ये अंतर्वस्तु है। ठीक है। अंतर्वस्तु जिस लग रहा है कि अंतर्वस्तु विषय के अंदर में मुख्य मुख्य बातें, ठीक है, वही चीज। तो विषय जहाँ किसी बड़ी चीज का नाम है, वही अंतर्वस्तु उसी बड़ी चीज के अंदर अनेक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों, जो यहाँ पंजाब की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक ब्यौरों की विषय कह सकते हैं। तो जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु को निम्नलिखित को हम लोग यहाँ पे एक एक करके करते हैं। तो अविभाज्य पंजाब की जो साझी जन संस्कृति का आख्यान, अंतर्वस्तु एक मान सकते हो। आख्यान मतलब जो एक कहानी जैसा कर सकते हो। ठीक। तो इसका आप एक करके इस तरह से लिखिएगा कि उपन्यास का आरंभ और अंतर जो अंत जो है गोविंद
गुरु गोविंद सिंह का जो फारसी भाषा में रचित जो संदेश से हुआ है। तो उपन्यास का शुरू ही हुआ है और अंत भी हुआ है। किस तरह से अंत हुआ है और शुरू, तो आप देखिए गुरु गोविंद जी का जो फारसी भाषा में एक संदेश दिया था, क्या, शाहजी के मुंह से ही करवाया। किसके मुंह से करवाया? शाहजी के। शाहजी जब मतलब स्टार्ट होते हैं वहां पे उपन्यास का, तो शाहजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अतः चूं कर अंज हमा हिलते दर कष्ट हलालस्त बर्दन ब रामसीर दस्त। तो इसका प्रोनाउंसिएशन और अच्छे से अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे कोट भी कर सकते हैं जो भी कहा था। अब दूसरा जो है कि गांव डेरा जट्टा का आख्यान, लेखिका के जिंदगी नामा, जीवन की जो कहानी है उसके बारे में यहाँ पे बताई गई है कि उसका केंद्र जो है, ये सारा जो ये उपन्यास है ये तो यहीं के आसपास में घूमता है। जो डेरा जटा का जो आख्यान है, लेखिका की जिंदगी नामा, जीवन की कहानी का केंद्र डेरा जटा नामक गांव है, जो प्रतीक रूप में लेखिका के गांव का सौंदर्य वर्णन है, लेखिका गांव का परिचय है में देती है। क्या? जात, किसान, फौजी, हिंदू, शाह, मुसलमान, किसान व कारीगर जो भी था, निम्न जाति के लोगों सामाजिक जीवन का सूक्ष्म वर्णन किया है, जहाँ भेदभाव, शाहों का यहाँ पे वर्चस्व था। इसीलिए शाह, अभी देखिए यहाँ पे शाहों के द्वारा उपन्यास का भी शुरुआत किया गया है किस तरह, और वर्चस्व भी था, और वो उसका जो शोषणात्मक रीति था शाहों के द्वारा, विद्रोह की जो गंध आते ही उसका जो समूल नाश कर देने की जो क्षमता था शाहों की, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। और वहाँ की जो संस्कृति, लोहड़ी, बैसाखी, ईद, दशहरा, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि पंजाब वाला इलाका में कितना फेमस होता है बैसाखी महीना। और वैसे भी जो सिख लोगों के लिए बैसाखी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कितना इम्पोर्टेंट है। त्योहारों के विविध जो तरंग भी दिखते हैं, भारतीय फौजियों के देश प्रेम को भी दिखते हैं उन इलाकों में। जैसे आप जानते हैं कि बॉर्डर इलाका है, तो बॉर्डर इलाका में किस तरह फौजियों का, वो इलाका में ज़्यादा फौजी वाला ये होता है, ज़्यादा मतलब कहने का मतलब आपका देश प्रेमी का जो एक गुण होता है, क्योंकि वहाँ पे आप इतिहास में ही देखते हैं भगत सिंह, यशपाल, ये सारी चीज़ें जो है वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो तीसरा में देखिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम और देश प्रेम का जो आख्यान, जिंदगी नामा उपन्यास के रचनाकाल कालखंड 1779 है, किंतु इसकी जो अंतर वस्तु है 1914 और 15 के स्वतंत्रता संग्राम व देश प्रेमों से स्पष्ट है। कहने का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि भले ही रचनाकाल बात के हो, बट कहने का मतलब जो ये जरूरी नहीं कि जब कोई लेखक या लेखिका कोई चीज रचना करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि उसी समय के हो, वो अपने कल्पना के द्वारा अपने बीती घटनाओं कहीं भी जा सकता है ना, अपने जन्म के आसपास जहाँ तक उसका नॉलेज है, जहाँ तक उसको याद है, वहाँ तक जा सकता है। तो वही जो 1900 यहाँ पे जो 79 में प्रकाशित हुआ, हालांकि उसका जो आप 1905, 1909 से 14, ये सारे चीज़ें देखिएगा। घटना में आपको देखिएगा कि 1905 का जो बंग भंग और जो 1911 का जो बंगाल जो बंग एक्ट है, बंग भंग का मतलब जो बंगाल विभाजन एक्ट आया था 1905 में, उसके विरोध में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। 1907 में लाल लाजपत राय और जो अजीत सिंह, भगत सिंह के जो चाचा जी थे, का जो देश का से निष्कासन होता है उसके बारे में थोड़ा जिक्र यहाँ पे कहीं न कहीं मिल जाता है। 1909 में जो इंग्लैंड में जो मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया, तो सॉरी, जो 1900 ईस्वी को जो इंग्लैंड में मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई, तो उसके बारे में है। और जो 1914 की जो गदर जो इंकलाबवादियों की जो चर्चा होता है उसके बारे में, कनाडा में जो कामागाटा मारू जहाज है इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुआ। कामागाटा मारू जहाज जो था वो कनाडा से एक प्रकार का ही था, कहने का मतलब वहाँ पे भारतीयों को वहाँ पे घुसने नहीं दिया था। उस एक जहाज था, जहाज का नाम, उसमें लगभग 325 या कुछ भारतीय थे, लेकिन कनाडा में जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पे उसको नहीं घुसने देता है। और फिर उस तरह से जो एक विरोध होता है, तो कामागाटा गारू जहाज की जो घटना है वो उसका भी यहाँ पे जिक्र होता है। भारतीय जो फौजों के विद्रोह पर जो उनकी जो नौकरी छीनना, ये कहीं ना कहीं जो है आप देखोगे कि 1905 के बाद की जो घटनाएं किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और महात्मा गांधी द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन चलाया जाता है, वो सारी चीज़ें के बारे में यहाँ कहीं ना कहीं संदेश मिलता है। ऐसे अनेक प्रसंग है जो स्वतंत्रता आंदोलन एवं देश प्रेमियों से संबंधित है।
अब देखिएगा कि जो शाहों की जो जिंदगी का आख्यान है, उपन्यास की केंद्र तथा में शाहों का परिवार है, एक है उनमें से एक मुख्य परिवार है जो कि डेरा जट्टा गांव में शाहों की जो दबदबा और शक्ति का सामर्थ्य को चित्रित करता है। उपन्यास में जो कांसी शाह है ना, कांसी शाह, क्या नाम है, कांसी शाह, जो उसके दो भाई जो संयुक्त परिवार में रहता है। बड़े शाह की पत्नी जो है वो गुजर चुकी है, अब वह तीसरी शादी की तैयारी करता है। दूसरे भाई जो है कांसी शाह जो साधु प्रवृत्ति के हैं, और हालांकि उनकी जो पत्नी भी है, लेकिन मतलब बाल बच्चे भी है, और लेकिन शाहों द्वारा किसानों को जो पैसे देकर उनकी जो जमीन हड़पने की जो एक परंपरा रही है, वहाँ का जमीन विवाद के चलते जो पुलिसों का अक्सर आना जाना, ये सारी चीज़ों का जो यहाँ पे जिक्र होता है। पांचवा में आप दे सकते हैं कि पंजाबी चरित्रों के जो दुस्साहसिक कारनामे। आप जानते हैं कि पंजाबी लोग बहुत मतलब साहसी होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि जिंदगी नामा के केंद्र गांव जो है जेरा डट्टा है, तो डेरा जट्टा है। तो यहाँ के जो आस पड़ोस के गांव में आप देखेंगे कि कई पात्र ऐसे हैं जो किसान जो है किसी न किसी साहसिक कार्यों से लगा हुआ है या जूझता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि शाह परिवार को ही देख लीजिए। ये क्या है, जो यहाँ पे तारा शाह जो है द्वारा विधवा बरकती जो है को भगाना, और उसकी जो तेली पिता जो महिपत के परिवार को जो कत्ल के आरोप में फंसाना, ये सारी चीजें। और जो तारा शाह द्वारा गांव के बीचों जो चौराहे में शरीफ भाइयों की जो हत्या है के षड्यंत्र का उजागर करके घायल लड़की को अपनी जान पर खेलकर भी बचाना। तो वहां पे कहीं ना कहीं तारा शाह के बारे में एक नेगेटिव भी दिखाया गया और एक पॉजिटिव भी दिखाया गया है कि वो बचा भी सकता है, वो मार भी सकता है सभी के सामने। घोड़े का द्वारा जो यहाँ पे सॉरी लोड़े का खा जो है द्वारा जो पिता के कत्ल में शामिल अपनी माँ के प्रेमी चाचा की हत्या, और जो फौजियों द्वारा फौज से जो छुट्टी लेकर गांव आकर किसी दुश्मन का कत्ल करने के अनेक किस्से चौपाल मजलिस पर सुनाते हुए। जैसे कि कहने का मतलब जब भी कोई फौजी सब अपना बॉर्डर इलाका से घर आते थे अपने गांव में, तो गांव में जब वहां पे आते थे, आप देखिएगा आपे गांव में कोई फौजी आते हैं तो कहीं ना कहीं दो चार युवक या मतलब बुजुर्ग लोग वहां पे उनसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि क्या होता है, कैसे कितनों को मारा। तो वहां पे वही सब जो फौज सब था वो बताता है एक चौपाल में बैठकर। इस तरह से यहाँ पे घटनाएं को बांधा गया है अपने वर्ड अपने शब्दों के माध्यम से। अब कुल मिलाकर जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु तत्कालीन पंजाबी जो सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक विषयों पर आधारित होने के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके वीरों की भी अंतर्निहित किया गया है। अतः अंतर्वस्तु ऐतिहासिक भी है और तत्कालीन भी। तो तत्कालीन करना मतलब जब अस्पाल जी थे, जब इसकी रचना हुआ, ठीक है। तो ये सारे यानी कि 1979 के आसपास की, तो वो चीज जो है यहाँ पे दे सकते हैं। अब जो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे 4 नंबर, सूरज का 7वां घोड़ा की मूल कथ्य पर विचार कीजिए। किस पर करना है, मूल कथ्य पर। किसका, सूरज का 7वां घोड़ा। तो मूल कथ्य क्या है इसमें, तो वो चीज देख लेंगे। तो सूरज का घोड़ा, इसके पहले जो प्रश्न का उत्तर शुरू करने से पहले उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो क्या, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास की रचना प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख काव्य सृजक एवं उपन्यासकार धर्म भारती, क्योंकि इन्होंने काव्यों का भी सृजन किया काफी, इसलिए थोड़ा सा ये भी दे सकते हो। बाकी धर्मवीर भारती द्वारा 1952 में किया गया। तो ये चीज आप ये की जो लगभग 2-3 लाइन में आप दे सकते हो ये सारा चीज लिख के इंट्रो में। अब इस उपन्यास का मूल कथ्य के बारे में विचार आप इस तरह से कर सकते हैं कि इस उपन्यास की जो कथ्य की जो बात करें तो वो निम्न मध्य वर्गीय समाज में स्त्री पुरुष की प्रेम प्रणय और उसकी जो परिणति करें, मतलब स्त्री पुरुष के बीच का जो लव मैटर है वो चीज, और उसका क्या होता है अंत, परिणति क्या पहुंचता है, तो वो चीज, तथा तत्कालीन समाज की जाति पाति आर्थिक विषमता जादू टोना ऊंच नीच, स्त्री के प्रति पुरुष की जो मतलब कुटिल एवं भोग जो लोलुपन जो व्यवहार होता है, विचारों की मिथ्या की सहारा से जो खिस्सगो शैली, यानी कि खिस्सगो शैली उसको कहते हैं जो आख्यानात्मक शैली, मतलब खिस्सा कहने वाला, जो मनिक मुल्ला के जो मुंह से कहानी सुनवाई गई है। तो ये चीजें यहाँ पे कथ्य, कथ्य मतलब जो कहानी जो कथा कहता है, किस तरह से मनिक मुल्ला ने कहा, उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो।
इस उपन्यास के, देखिए कोई भी आप जब भी लिखते हो तो छोटा छोटा आपको पैरा में लिखना है, ज़्यादा बड़ा कम से कम आप 10 पंक्ति से छोटा ही पैरा लिखिए। ज़्यादा पैरा लिखिएगा तो करेंगे मतलब आपका कॉपी ही भर जाएगा। एक कॉपी में आप कम से कम 3 पैरा जरूर लिख सकते हैं, 3 पैरा एक पन्ना में आप लिख सकते हो। बाकी उसके अलावा भी आप जिस तरह से लिखना है आपके वो नज़रिया है, बट मुझे लगता है कि एक पन्ना में अगर 3 पैरा अगर आप करते हो तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है। और इस तरह से इस उपन्यास की जो मूल कथ्य को इसके जो पात्रों, मिथकों एवं घटनाओं को उजागर करके दर्शाया जा सकता है। तो एक एक पॉइंट करके, और बाकी पॉइंट वाइज तो लिखना वो सब लोग कहता है कि पॉइंट वाइज लिखने से मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, और आप अच्छी तरह से लिख भी पाते हो पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज आप लिख ही सकते हो। बाकी आप जैसा लिखना चाहते हो वो सारा चीज़ अच्छा है। बाकी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्त्री पुरुष संबंध, तो पॉइंट है यहाँ पे, आप इस तरह से बॉक्स या हेडिंग कोई भी कर सकते हैं ताकि जो चेक कर रहा है उसको भी पता चले कि आपने क्या लिखा है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास में कुल 3 कहानियों को एक धागा में पिरोने का प्रयास किया गया है, लेकिन तीनों कहानियों कौन कौन से, नमक की अदायगी, अंधाई और तन्ना लिली की प्रेम कहानी, ये तीनों की जो है उसमें से एक एक में देखिएगा कि जो पहली है आपका पहली कहानी में जमुना और तन्ना, क्या है, जमुना और तन्ना की जो अधूरी प्रेम कहानी है कि किस प्रकार जो है यौवन से भरी नवोढ़ा का तन्ना को चाहती है, किंतु जाति पाति के जो भेद भाव है वो बाधक बन जाता है, जिससे जो है जमुना की जो एक जो है तिहाई वर जमींदार से 1/3 वर मतलब जमुना जो है को मतलब से विवाह करके जो नारी जाति की व्यवस्था को यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से एक यंग जो लेडी है उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के आदमी से हो जाता है। अपनी प्रेम की जो कीमत चुकानी पड़ती है, इसकी अधूरी प्रेम कहानी का एक कारण समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता भी है। एक कारण क्या बताया, जाति पाति तो है ही, उसके अलावा एक जो आर्थिक विषमता यानी कि दहेज प्रथा, जो अगली कहानी में और अधिक दृष्टिगोचर होता है। तो आप जब देखिए, जैसे यहाँ पे कहानी ही मैंने कोशिश किया है कि लिखने का, तो आप इसका बारे में यहाँ पे पहले दिखा दी कि जाति पाति से रिलेटेड थोड़ा सा, और जब नेक्स्ट वाला में हम लोग देखेंगे उसमें बताने से पहले जो दूसरा वाला कहानी है लास्ट में दूसरा का थोड़ा सा यहाँ पे बता दी कि दूसरा कहानी क्या है, आर्थिक दृष्टि से रिलेटेड। तो आप देखिएगा आर्थिक दृष्टि से मनिक जो है सती पति जो है, मतलब मनिक और सती की जो दो प्रेम कहानी, यहाँ पे एक बेसहारा बिन माँ बाप की बेटी सती, सती की जो है दुर्दशा की जो रोमानियत अंदाज में जो लेखक जो है मनिक जो है मुल्ला उसके मुंह से सुनवाता है, किसको, बच्चों को, मतलब रोमांटिक स्टोरी में। हालांकि सती जो है मनिक मुल्ला को चाहती हैं, तो यहाँ पे किस तरह से किया है वो देखिए कि जो कहानी सुना रहा है कहीं ना कहीं उसी का में भी ये प्रेमिका रही होगी, उस तरह से यहाँ पे दिखाने का प्रयत्न किया है, उससे आकर्षण में है, किंतु मनिक जो है शुरू से अंत तक उसे धोखा देता है। क्या कहता है, मनिक है उसको धोखा देता है और ये जो भिखारिन की जिंदगी जीने को मजबूर कर देता है। यहाँ भी सती की जो व्यवस्था और पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को जो भोग की वस्तु के रूप में प्रकट करके तत्कालीन समाज में नारी की दुर्दशा वर्णन की गई है। हालांकि कहानी को थोड़ा मिथ की अंदाज में पेश किया गया, मिथ की मतलब झूठे अंदाज में, पता नहीं इतनी सच्चाई भी हो कि नहीं हो, इस तरह से। ठीक है, तो तीसरी जो है कहानी क्या है, तीसरी कहानी तन्ना और लिली की प्रेम कहानी, यानी कि सारा कहानी है प्रेम कहानी से ही रिलेटेड। और इसमें आप देख रहे हैं कि प्रेम कहानी है जहाँ तन्ना अपनी पढ़ाई लिखाई की जो झूठी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर लिली की जो माँ को बताती है। और हालांकि लिली की माँ जो है पैसे वाली है, तथापि लिली को उतनी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि लिली में भावुकता प्रपंच पर है, मतलब पंचम पर है, मतलब बहुत उसका भावुक है। और पर साथ ही स्वाधीन होने की जो उच्च उत्कंठा भी है, लेकिन साथ में वो स्वाधीन करने का मतलब जो है होने की उच्च उत्कंठा भी है, मतलब खुद के पैरों में खड़ा खड़ा होने का।
वह भावुक है और दिल वाली है, तो दूसरी ओर जो है मददगार भी है, अच्छी दिल वाली है, ठीक है। तो वो आप यहाँ देखते हैं। उसके बाद जो है धोखा खाने के उपरांत भी तन्ना को मदद करती है, कि तन्ना उसको धोखा भी देता है, उसके बाद भी लिली है जो उसको मदद करना चाहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सूरज का सातवां घोड़ा है में नारी शोषण और पुरुष प्रधान समाज को चित्रित किया गया है। इस बात से लेखक जरूर है कि मतलब समाज में नारी को सम्मान नहीं हो रहा है, किंतु जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वह इस बात से खुश भी है कि आने वाला भविष्य सभी के लिए खुशनुमा होगा। इसके लिए वह उपन्यास में प्रतीकात्मक शीर्षक सूरज का सातवां घोड़ा, मतलब सूरज का जो जिस तरह से प्रतीक रूप में किया है, एक मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे बताने का एक आशावादी दृष्टिकोण पेश किया है जो धर्मवीर भारती जी ने, कि सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज ही एक मतलब उगता सूरज एक प्रतीक ही है विकास का, एक अच्छे दिन आने का। तो सूरज का सातवां घोड़ा क्या प्रतीक है, वो हम लोग देख लेते हैं कि सर्वशक्तिशाली, कर्मठ जो है, अपराजयी होना बतलाते हैं, मतलब कोई जो सर्वशक्तिशाली होने का वो चीज। ऐसा जमुना, लिली और सती के जो नन्हे निष्पाप बच्चे संभव बनाएंगे। अतः कहा जा सकता है कि उपन्यासकार उपन्यास के मूल कथ्य स्त्री पुरुष संबंध की समस्या को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझते हैं एवं चिंतन करते हैं तथा आशावादी विचार प्रकट करते हुए कथा को परिणति तक पहुंचाते हैं। तो परिणति क्या है, एक पॉजिटिव वे में मतलब कथा को अंत करते हैं। इस तरह से हम लोग जो है प्रश्न को देखते हैं। पांचवां प्रश्न देखेंगे, राग दरबारी के विशिष्ट पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं। तो बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। वैसे टाइम डिले हो रहा है, वीडियो का ज़्यादा लॉन्ग करना भी आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा और प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे राग दरबारी एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है जिसके रचनाकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं। इसका जो प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। राग दरबारी उपन्यास तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रासंगिक प्रशासनिक, न्यायिक कुव्यवस्थाओं पर लिखी गई एक व्यंग का क्या है, दस्तावेज है, यानी कि एक पुस्तक जैसा। राग दरबारी में अनेक घटनाओं एवं चरित्रों का चित्रण हुआ है। उनमें से कुछ विशिष्ट पात्रों एवं उनकी चारित्रिक विशेषताएं नीचे दिया जा रहा है। तो आप इस तरह से कोई चित्र बना के उसमें सारा डाल सकते हैं इस तरह से, या गोलाकार बना के। तो प्रिंसिपल साहब पे देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब है, और आपका जाके यहाँ पे जो है प्रिंसिपल साहब लंगड़ है, सनीचर है, और आपका जाके रामधीन जो है भिखा में भिखम केड़ी है, और जो छोटे पालमान है बद्री पालमान है, रंगनाथ और रूपजन है, और वेद जी हैं। ये सारे हैं जो प्रमुख पात्र यहाँ पे राग दरबारी में। अब इसके बारे में जब कहा गया तो जो जो मैन मैन है उसको पहले पहले लिखेंगे और फिर एक एक करके हम लोग वर्णन करते जाएंगे। जैसे वेद जी है, यहाँ पे इसका थोड़ा सा ज़्यादा मतलब यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो जी जो है वेद जी की जो पहचान एक व्यक्ति रूप में नहीं वरन एक संस्था के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि वे गांव के जो कुल पूज्य ब्राह्मण है, जाने माने वैद्य भी है, जो छंगमल इंटर कॉलेज के मैनेजर भी हैं, और कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजर डायरेक्टर भी हैं, और गांव पंचायत की प्रधान हथियाने पर लगे हुए हैं, मतलब गांव के पंचायत की प्रधानी जो है उसको भी हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो विशुद्ध शाकाहारी हैं, मतलब वो शाकाहारी हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं। खद्दर की धोती पहनते हैं और कुर्ता, सदरी, टोपी, चादर में जो है भव्य मूर्ति जान पड़ते हैं। यही नहीं, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार से मिलकर सेना में भारतीयों की भर्ती भी कराते थे। परिणाम तो अंग्रेजों ने जूरी असेसर दीवानी मुकदमों में जायदाद सुपुर्दगार का काम भी किए, तथा स्वतंत्रतर जो भारत है, स्वतंत्रता के बाद में भारत में जो देसी शासकों के जो फरमा बरदार है, सेवक बनकर जो है राजनीतिक गुट तैयार करने में भी लगे रहे। मुख्य पेशा वेद है, इनका मुख्य पेशा वेद है, और वेद थी गुप्त रोगों की जो अचूक दवा इनके पास थी, और जीवन में जो आशा का संदेश थे। यही नहीं, समाज में भ्रष्टाचार के हर क्षेत्र में इनकी अच्छी पेठ थी। तो यहाँ पे ये भी दिखाया गया किस तरह से तीखी बातों से जो श्रीलाल शुक्ल जी समाज के बारे में बताने का कोशिश किया है। अच्छी चीजें ही बता रहे हैं लेकिन घुमा फिरा के, कि इनकी समाज में
कि भ्रष्टाचार के हर क्षेत्र में अच्छी पेठ थी। भ्रष्टाचार मतलब जो भी अगर समाज में आप अगर भ्रष्टाचार नाम का जहाँ जहाँ चीज है वहाँ वहाँ इसका पांव था, वो चीज में इसका संलग्नता था। छात्र नेता के प्रतिनिधि रूपन जो था तथा गुंडों के जो सरदार बद्री पहलवान उसके पुत्र थे, रंगनाथ उसके भांजे थे इस पर, और कुल मिलाकर वह उस राजनीतिक सांस्कृतिक संस्कृति के प्रतीक थे जिसके कारनामों से देश का प्रजातंत्र एवं लोक कल्याण त्राही त्राही कर रही थी। कहने का मतलब अगर कोई ऐसा चीज का अगर आप प्रतीक माने वेद जी को, जो जनता के लिए बुरा हो, तो उसी का ये प्रतीक माना है। ठीक है, अब जो दूसरा नंबर है रंगनाथ और रूपन का, तो उपन्यास में रंगनाथ को भारतीय बुद्धिजीवियों के रूप में प्रतिनिधि मिला है के रूप में, और जो है के रूप में टिप्पणी करते हैं। कौन करता है? रुग्ण प्रतिनिधि। रुग्ण मतलब कहने मतलब बीमार। तो उपन्यास का जो है शुरू और अंत उसी का जो शिव पालगंज में प्रवेश और पलायन से होता है। वह वेद जी का भांजा भी है, और समाज थानेदार उसकी जो बातें में हो में हाँ मिलाते हैं, मतलब कहने का मतलब उसका ठीक ठाक पकड़ है समाज में। थानेदार भी डर रहा है, इसका मतलब ठीक ठाक है। रूपन वेद जी के पुत्र हैं, और रूपन कौन है? तो वेद जी के पुत्र है। तो वेद जी के ही सारे आदमी यहाँ पे मेन पात्र जो है श्रीलाल ठाकुर का जो ये राग दरबारी में देख पड़ता है। वहीं जो रूपन है, रूपन के बारे में वेद जी के पुत्र है, पढ़ने लिखने में बाबा धाम, परंतु कॉलेज की गतिविधियों से लेकर छिछोरागिरी का नेतृत्व वही करता है, और उद्दंड अनुशासनहीनता का प्रतीक है, किंतु उसमें अपने कार्य क्षेत्र के प्रति सहानुभूति अवश्य है, क्योंकि कॉलेज की जांच कमेटी की बैठक में वह प्रिंसिपल और वैद्य जी के खिलाफ भी चल जाता है। तो यहाँ पे रूपन के बारे में कुछ चीज़ों के तो तीखी जो है व्यंग किया है जो शुक्ल जी ने। तो देखेंगे कि उसको क्या बाबाधाम कहा है, कि पढ़ाई लिखाई में बाबाधाम। तो हम लोग समाज में किसको कहा जाता है, तो आप तो वो समझ ही रहे हो। बाकी कहा छिछोरागिरी, तो ये सारी चीजें हैं अनुशासनहीनता का प्रतीक उसको माना है। लेकिन उसके साथ में उसके अंदर में अच्छी क्वालिटी ये था कि जब कॉलेज में एक मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो कॉलेज की जो जांच कमेटी बैठती है उसमें जो बैठक में वो प्रिंसिपल और वैद्य जी के खिलाफ जाकर मतलब समर्थन करता है उसके विरोधी वालों को, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छाई भी है उसके अंदर में। अब बद्री पहलवान और छोट पहलवान के बारे में। बद्री पहलवान गुंडों का सरदार है, वैद्य जी का बेटा भी है, और उसका जो काम है वही मतलब गुरु पहलवान बेटा है, और छोटे पहलवान के गुरु भी है। चोरी डकैती व्यभिचारी उसका काम है, और वहीं छोटा पहलवान है उसका चेला है जो बद्री पहलवान के सहकर्मी भी है। तो दोनों का यहाँ पे पता चल गया। अब रामधीन जो भिखम खेड़ी है, वह शिवपाल के जो बगल के गांव भिकमेड़ा के रहने वाले हैं। काम धाम की तलाश में कलकत्ता जाते हैं, वहाँ गैर कानूनी धैर्य जो है मतलब धंधे में जुट जाता है, भांग की बिक्री करना। कौन सा? तो भांग की बिक्री के आरोप में जेल खटकर पुनः गांव में आता है, और वहाँ युवकों को बुरी आदतों की लत लगवाता है। यानी कि जो भांग धंधा वहां जो शुरू किया था, इधर भी आके वैसा ही कुछ शुरू करने लगता है, पुनः अपनी जो गंजेड़ी भांग धंधा यहाँ पे शुरू कर देता है। तो रामधीन भिकमेड़ी भी एक नेगेटिव पात्र है। अब शनिचर वैद्य जी का नौकर है, परंतु वह उनके लिए हनुमान है। तो कौन यहाँ पे है? देखिए वर्ड किस तरह यूज किया है श्रीलाल शुक्ल जी राग दरबारी में। तो आप देखिए शनिचर को वैद्य का जी का जो है हनुमान बताया। इसका मतलब उतना मतलब शनिचर और वैद्य के बीच में किस तरह से संबंध है। वैद्य जी को उस पर पूर्ण भरोसा है। जब वैद्य स्वयं ग्राम प्रधानी चुनाव में खड़ा नहीं हो पाता है, तो वह शनिचर को खड़ा करवाता है और जितवा भी देता है ना। तो शनिचर प्रधानी में भी चुनाव में भी जीत जाता है। लंगड़ क्या है? लंगड़ जो आप देखेंगे कि उपन्यास की जो सर्वाधिक करुणा दृष्टि, ईमानदार, गांधीवादी चरित्र, तो यहाँ पे लंगड़ पॉजिटिव वे में है। चरित्रों से सुसज्जित एकमात्र पात्र है, एक ही पात्र जो है जो राग दरबारी में इस तरह का पात्र है जो गांधीवादी है, और जिसके जमीन की जो है डिग्री होने के उपरांत जो है नमूने लेने के सिलसिले में जो नकलदार से रिश्वत न देने को लेकर बहस हो जाता है, और कहानी के अंत तक उसे नकल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, परंतु अदालत
कि जो गेट के ऊपर उसका एक बड़ा सा पोस्टर अवश्य लग जाता है। इस प्रकार यह समाज में व्याप्त जो है न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार को दिखाता है। तो किस तरह से लंगर की जमीन की देखिए उसके नाम में हो भी जाता है, लेकिन एक नकल दिया जाता है। जमीन जब किसी के नाम में मतलब हो जाता है तो उसका एक नकल निकालने के लिए जो वो जाता है, तो वहाँ पे नकल देने वाला जो अधिकारी होता है वो पैसे मांगता है, लेकिन वो नहीं देता है पैसे। इस तरह से जो बहस हो जाता है उन दोनों के बीच में, तो लंगर जाते रहता है और उसका जो जमीन का जो नकल नहीं देता है। इस तरह से यहाँ पे न्याय व्यवस्था पर सवाल किया गया है। कुल मिलाकर जो उपन्यास के सारे पत्र किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य से अलग अलग कहानी ही जो लेकर आते हैं और तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, प्रशासनिक, न्यायिक और कुव्यवस्थाओं का व्यंग्यात्मक शैली में उजागर करते हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने देखा कि जो श्री लाल शुक्ल जी थे, बिहार कैडर की जो आईएएस अधिकारी भी थे, तो एज अ आईएएस आप उसको क्या क्या चीज़ों से समाज में जूझना पड़ा होगा, भ्रष्टाचार देखना पड़ा होगा, उन चीज़ों के बारे में जो है स्वाभाविक है कि उनके रचनाओं में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका जो 6 का ये है क नंबर, झूठा सच की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। तो आप देखेंगे कि झूठा सच का उपन्यास यशपाल द्वारा 2 खंडों में लिखी गई, जिसका प्रकाशन पहला खंड 1958 में होता है, दूसरा खंड 1960 में। अब चूंकि यशपाल पहले एक क्रांतिकारी थे जो भगत सिंह जैसे क्रांति वीरों से मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, वे जेल में 1938 ईस्वी को मतलब 1938 ईस्वी में रिहाई हुए। फिर वे पत्रकार बन गए, यानी कि वे जो है गोलीबारी छोड़ देता है और फिर बुलेटिन वाला काम में आ जाते हैं। विप्लव पत्रिका नाम से निकालते हैं और इस प्रकार उनकी जो काव्य भाषा ऑलरेडी जो विशेषता लिए हुए थे, वे इतिहास की जो घटनाओं, ग्रंथों, चरित्रों को जो वर्तमान से जोड़कर कहने के प्रखर अनुभवी थे। उनके जो अधिकांशतः कहानियों, निबंधों, उपन्यासों में भाषागत विकासशीलता दिखती है, मतलब भाषागत विकास जिसमें कुछ ना कुछ गति दिखता है विकास का, जो झूठा सच उपन्यास में भी दिखाई देता है। तो आप देखिएगा यहाँ मेन रूप से थोड़ा सा यहाँ पे परिचय हुआ। अब यहाँ पे झूठा सच की जो भाषागत टिप्पणी है, तो उसमें हमें इस उपन्यास के पात्रों, चरित्रों, घटनाओं, परिस्थितियों के परिवर्तन में, पात्रों की भाषा व्यवहार में बदलाव तथा झूठा सच में जो स्थानीय गली मोहल्ले, संस्कृति, समाज को झांकने की आवश्यकता है। तो जैसे कि यहाँ पे झूठा सच की भाषा में स्थानीयता का गंध, क्या किसका गंध, तो स्थानीयता का गंध। पहला नंबर तो स्थानीयता का गंध। चूंकि उपन्यास की कहानी जो है, घटनाएं लाहौर की गली मोहल्लों से लेकर पंजाब सहित संपूर्ण देश को रेखांकित करता है, सो इसकी भाषा में स्थानीय का उसके साथ साथ व्यापकता भी मतलब भी है। वहीं जो है तो इससे आंचलिक उपन्यास की आलोचना से कुंठित होना पड़ता है। नहीं तो इसे आंचलिक उपन्यास की आलोचना से कुंठित होना पड़ता है। आंचलिक उपन्यास उन उपन्यासों को कहा जाता है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की भाषा का ही खाली उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जो मेला आंचल है वो एक आंचलिक उपन्यास है। अब हम लोग इसमें एक उपन्यास जो है, देखिए झूठा सच की उपन्यास की एक यहाँ पे भाषा दिया गया कि ले लो जो किले हरी छाल दे, मरुद अलाहाबादी, नार कंबल कांधार दे जे। तो लाहौर की गलियों और बाजारों के जो अनारकली, माल रोड, ग्वाल मंडी, भाटी दरवाजा आदि जो है, ये सारी चीज़ें। पंजाबी प्रभाव भी दिखता है, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे भाषा में झूठा सच जो है पंजाबी प्रभाव का भी दिखता है, जो उपन्यास को स्वाभाविक और प्रमाणिक भी बनाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र इलाके से जो है घटनाएं मतलब उठ पड़ता है, क्योंकि इसकी कहानी के केंद्र जो है लाहौर है। पंजाब विभाजन की जो भारत विभाजन की त्रासदी है, और स्वयं कहानीकार जो है कथाकार यशपाल पंजाबी क्षेत्र से आते हैं। पंजाबी शब्दों जैसे अमरू, क्या है अमरू, भाया, ये सारी चीज़ें आपको, कुड़माई को शादी को कहते हैं, और यादी देखे जा सकते हैं। अब तीसरा जो है कि मध्यवर्गीय अंग्रेजी, उर्दू के साथ साथ हिंदी का प्रभाव मिला, क्योंकि आप पात्रों की जो शिथिलता के अनुसार, मतलब जैसे शिक्षितता है, पात्र जैसे शिक्षित हैं उसके अनुसार भाषा भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदी, मुसलमान, उर्दू संवाद कहकर यशपाल जी को पात्रों को स्वाभाविक यथार्थ जीवन से जोड़े रखते हैं। कुल मिलाकर झूठा सच उपन्यास
कि भाषा में स्थानीयता के गुण है, पंजाबी रंग है, पात्रों का स्वाभाविक संवाद है और व्यंग के जो है तीखा स्वाद है। ये सारी चीजें दे दी हैं। इसके अलावा भी अगर जोड़ना चाहते हैं इसमें तो कुछ कुछ और है जो मतलब जितना भी संवाद हुआ है इस उपन्यास में, तो उस संवाद में थोड़ा थोड़ा आप उदाहरण दे यहाँ पे पेश कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा 2-3 लाइन देखें, ठीक है, उठा के। अब जो 6 का दूसरा नंबर है, तो जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु, जैसे कि इसके बारे में जो है ऊपर में भी हम लोग देखे अंतर्वस्तु पे, यहाँ पे खाली टिप्पणी लिखना है, तो हालांकि आप इसका अच्छा से उसी के बेसिस पे कर सकते हैं, तो फिर भी हम लोग आप देख सकते हैं। हम इसी तरह आप देखेंगे अविभाज्य जो इतना में रचा गया, तो आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। वैसे वीडियो लेंथ हो रहा है तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह से लिखना है। और बाकी इसका निष्कर्ष में कुल मिलाकर यह कहना अथोचित है कि जिंदगी नामा उपन्यास की अंतर्वस्तु स्वयं लेखिका की जन्मभूमि एवं स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ पहलुओं हैं और जिनका वर्णन लेखिका ने बड़ी सूक्ष्मता से भावना में ओतपोत होकर किया है, ठीक है। अब जो आप देखेंगे जो 6 का ग नंबर है, मनिक मुल्ला की चारित्रिक विशेषताओं पर टिप्पणी के लिए, तो ये चीज जो हम लोग अभी धर्म भारती द्वारा जो पुस्तक है मतलब उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा, उससे जो मनिक मुल्ला चरित्र है तो उसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। जिसका प्रकाशन कब हुआ था, इलाहाबाद से हुआ था, 1952 में हुआ था। तो सूरज के 7वां घोड़ा उपन्यास के मुख्य सूत्रधार मनिक मुल्ला जी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उपन्यास में 3 कहानियां हैं किंतु कथा एक ही है, और इस कथा को मनिक मुल्ला अपने मित्रों, युवकों आदि को प्रेम खिस्सा के रूप में सुनाता है। मनिक मुल्ला 3 कहानियों में सभी घटनाओं एवं पात्रों के साथ ऐसे घुल मिल जाता है जैसे वह खुद भी एक पात्र यानी कि चरित्र है। उसकी चारित्रिक विशेषताओं को निम्नलिखित संवादों एवं चरित्र के अंतर संबंधों से उजागर किया जा सकता है। तो कौन कौन से, तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि मोहल्ले के किशोरों नौजवानों को प्रेम विषयक किस्से कहानियां सुनाना। दूसरा, तो यहाँ पे जब कहानियां हो तो यहाँ पे एक आप उदाहरण में दे सकते हैं कि क्या क्या बोल रहा था, तो वो आप थोड़ा सा यहाँ दे सकते हैं तो और भी आपका बेहतर हो जाएगा। हालांकि ये 5 मार्क्स का ही था इसलिए जस्ट खाली पॉइंट वाइज में आप यहाँ पे लिखा गया है। अगर ज़्यादा मार्क्स का रहता तो वो चीज़ों अगर चाहे तो आप लिख सकते हो। लिली कहानी के जो सहभोक्ता लिली के जो किस्सा सुनाते समय ऐसा लगने लगता है कि मनिक मुल्ला स्वयं लिली को चाहने लगा है, यहाँ तक कि लिली भी मनिक को अंदर ही अंदर चाहने लगती है। उन दोनों के बीच जो प्रेम भावनाएं जागती है, निकटता जो है गहराती है, किंतु तन्ना से उसका जो विवाह तय होने पश्चात भावुक होकर जो व्यथा कथा कहने लगता है, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वह अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। जो मनिक के शब्दों में ही आप देख सकते हैं कि लिली के बाद सती का आकर्षण मेरे लिए शुभ नहीं हुआ और न उसके लिए। तो किस तरह से यहाँ पे दिया गया है, आप इसको इस तरह से ये कर सकते हैं ताकि जो एग्जामिनर है तो उसको अच्छा से लगे कि हाँ ये वाला चीज़ कुछ लिखा है यहाँ पे। और तीसरा नंबर है कि ढूलमुलान युक्त, कायर, डरपोक, स्वार्थी, प्रेम भावुकता से जो है बहने वाला है किंतु डटकर सामना नहीं करना। मतलब आप जैसे वो उसने अपने जब बोल रहा था उसी में से कि वो किस तरह से धोखा देता है अपनी प्रेमिका को, ये तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है ना। तो ढुलमुलपन युक्त जो व्यक्ति होता है वो मतलब किसी चीज़ पे टिकता नहीं है। मनिक जो मुल्ला का चरित्र के पीछे जो है लेखक का मंतव्य, अब लास्ट में कि मंतव्य क्या था, है ना, तो ये भी थोड़ा सा लिख दो कि लेखक जो है मनिक मुल्ला के चरित्र के माध्यम से तत्कालीन ऐसे मध्यवर्गीय दोगला व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं जो शिक्षित होकर भी शिक्षित नहीं है। वह पतनशील सामंती संस्कृति के पतन का प्रतीक है, रूढ़िवादी निम्न स्तरीय क्रूर नारी का शोषक वर्ग का प्रतीक है। नारी को मदद तो नहीं कर सकता किंतु उसे हानि अवश्य पहुंचाता है, जो इस उपन्यास में उसके द्वारा सती को उन जो सभ्य मानवों को सौंपकर स्पष्ट दिखा दिया है ना। कुल मिलाकर मनिक मुल्ला का जो चरित्र उपन्यास के लिए अति महत्वपूर्ण है, एक कथावाचक के रूप में भी और तत्कालीन समाज के मनुष्य जो है पुरुष मानसिकता दिखाने में भी। अब जो यहाँ पे छठा है कि लंगड़ का चरित्र देखना है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो लंगड़ राग दरबारी का एकमात्र ऐसा पात्र है जिस पर रचनाकार के साथ साथ संपूर्ण पाठक समाज
की सहानुभूति प्राप्त होती है। क्यों? तो हम लोग जब टिप्पणी देखेंगे या जब आप राग दरबारी को पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से समझ पाओगे। अगर नहीं पढ़ें तो जाके पढ़िए, बहुत अच्छा किताब है। एक आईएएस अधिकारी जो है उसने लिखा है, तो आप समझ सकते हो उसका क्वालिटी। लंगर जो है व्यंग्यकार जो है श्रीलाल जी, उन्होंने लिखा था। तो व्यक्तित्व वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या लंगड़ का व्यक्तित्व कैसे है? आप देखोगे यहाँ पे कि माथे पर कबीरपंथी तिलक, ये चीज इन्वर्टेड कॉमा में है। इसका मतलब आप यहाँ पे एक कोट किया गया है, माथे पर कबीरपंथी तिलक, गले में तुलसी की कंठी, आंधी पत्ती झेला हुआ, दरियल चेहरा दाढ़ी वाला, दुबली पतली देह, और जो है आपका जाके मिझई पहने हुए एक पैर घुटने के पास से कटा था, इसलिए उसको लंगड़ कहता था, है ना। जिसकी जो है कमी एक लाठी से की गई थी। चेहरे पर उन पुराने जमाने के ईसाई संतों का भाव जो रोज अपने हाथ से अपने पीठ पर खींचकर 100 कोड़े मारते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लंगड़ लंगड़ का मतलब जो वो लंगड़ था एक पैर से, इसलिए उसको सब लोग लंगड़ कहता था। और उसका किस तरह से तुलना किया कि माथे पर कबीरपंथी, मतलब कबीर पंथी का जो उस पर तिलक लगाने जैसा वो भी तिलक लगाता था, तुलसी का कंठी माला था, किस तरह से वहाँ पे सारा कुछ दाढ़ी था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाया गया है उसका चरित्र। तो उपन्यास में उनका नाम लंगड़ स्वभावतः उसके लंगड़ेपन की वजह से आया है, किंतु रचनाकार का उस पर पूरी मतलब सहानुभूति है, उस पर दया भाव है, ठीक है। उसको लंगड़ नहीं कहना चाहता है, ठीक है। तो उपन्यास में उसका मुख्य भूमिका अदालत में एक पुराने मुकदमे की नकल लेने से अपनी जो अव्यवस्था में है, उपजी अव्यवस्था से है। जब नकलदार रिश्वत मांगते हैं, वह नहीं देता है, पर नहीं देने की प्रतिज्ञा लेता है, तो उनकी जो पात्रता उपन्यासकार के लिए ही नहीं वरन समाज में न्यायिक अव्यवस्था को उजागर करने में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसके माध्यम से क्या है, समाज में जो है प्रशासनिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, विशेषकर जो न्यायिक व्यवस्था में, उसको उजागर करने का यहाँ पे दिखाया गया है उसके पात्र से, ठीक है। तो लंगड़ पात्र जो है अपने गांव में 5 मील दूर शिवपालगंज की जो कचहरी का वह चक्कर काटता है और लगाता रहता है, और उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन वह कायदे से, मतलब रूल के हिसाब से, नियम के अनुसार, कानूनी रूप से उसको उसका नकल मिल जाएगा। किंतु अंत तक नहीं मिलता है। एक बार वह वेदना भरे स्वर में कह उठते हैं, क्या बोलते हैं, नकल की दरखास्त फिर से ना लगा दूं। मतलब कितना भारीपन था उसका आवाज में। अगर लंगड़ की तुलना मेला आंचल से करे तो वह वामन दास के सदृश जान पड़ते हैं। मेला आंचल जो है आप देखेंगे कि उसमें एक मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, उसमें जो एक पात्र है वामन दास, उसके जैसा यहाँ पे जान पड़ता है लंगड़। और जो गांधीवादी आदर्श उसके अंदर कूट कूट कर भरी पड़ी है। वह रिश्वत न देने के आदर्श की रक्षा के लिए अपने को न्यौछावर कर देता है। अब निष्कर्ष में कि लंगड़े की जो पात्र का सृजन करके लेखक व्यंग शब्दों में तत्कालीन समाज में राजनीति एवं स्वतंत्रत्व भारत में न्याय व्यवस्था की जो बदहाली को उजागर करना चाहते हैं और यथासंभव सुधार की कामना करते हैं। इसलिए उपन्यासकार ऐसी स्थितियां प्रकट करते हैं कि संपूर्ण पाठक वर्ग की सहानुभूति लंगड़े पर सर्वथा बनी हुई है, बनी मतलब बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से मेन पॉइंट जो है राग दरबारी का, तो एक जात जो है यहाँ पे लंगड़ का जो है किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार होता है उसके बारे में। यह वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो भी और आए तो उसे भी लगेगा नहीं इंपॉर्टेंट कंटेंट्स यहाँ पे मिल रहा है, वो भी देखेगा। और अपने सहपाठियों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी इसी तरह का और भी वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट में बॉक्स में भी कर सकते हैं, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, यह वीडियो किस तरह लगा वो भी बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।